चलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो अपन आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल पढ़ लिया था अपन ने, ठीक है। स्ट्रक्चरल में 6 पार्ट थे, सारे पढ़ के आ गए, ठीक है। और फिर था अपना स्टीरियो। स्टीरियो में 2 आते थे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल पढ़ लिया, एक ऑप्टिकल बचा है अपना। ये समझ में आया कहाँ तक पहुंच गए अपन? ठीक है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल हो गया था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है अब, ठीक है। देखो आइसोमेरिज्म वर्ड की सबसे पहली डेफिनेशन ही है, वो यहीं से स्टार्ट होती। स्ट्रक्चरल हो चाहे स्टीरियो कोई सा भी हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मतलब जितने कार्बन, जितने हाइड्रोजन, जितने नाइट्रोजन, जितने ऑक्सीजन सेम होने चाहिए, तभी मैं आइसोमर बोलूँगा। अगर एक भी एटम ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो फिर वो आपस में आइसोमर रहेगा ही नहीं। आइसोमर की डेफिनेशन ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होना चाहिए, तो वो डेफिनेशन तो सभी में आएगी, कोई सा भी आइसोमर हो तो इसमें वही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। स्ट्रक्चर वाले में स्ट्रक्चर अलग जा रहे थे, स्टीरियो में स्ट्रक्चर भी सेम हो गए थे फिर, ठीक है। तो ये स्टीरियो में ही तो आता था, तो स्टीरियो में स्ट्रक्चर भी इनका सेम हो गया कि एटम्स की पोजीशन फिर ऐसे चेंज नहीं कि मैंने ए बी सी डी, तो इसका आइसोमर ए बी सी डी ही बनेगा, बस हवा में उनका वो अरेंजमेंट अलग रहेगा। हाँ इसमें हाँ मतलब ऐसा है कि ए बी सी डी अगर है तो ये आइसोमर इसका ए बी सी डी ही रहेगा, उसको ए सी डी बी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। एटम की पोजीशन कब चेंज करते हैं? जब स्ट्रक्चरल हो, कि स्ट्रक्चर चेंज किया अपन ने। ये स्टीरियो है, स्टीरियो में स्ट्रक्चर भी सेम रहता है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहेगा, स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट भी सबका सेम ही रहेगा, जो जहां लगा है वो वहीं लगा हुआ रहेगा, बस वो राइट घूम सकता है, लेफ्ट घूम सकता है, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, एक इन द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, ये सब कर सकते हैं, लेकिन मतलब पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 ही रहेगा, ठीक है। तो ये 2 चीज सेम, ठीक है। अब अगर ये 2 चीज सेम हो जाती है तो देखो यार, अगर मैं बोल रहा हूँ पहले भी वो ABCD था, अभी भी वो ABCD ही है, तो उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी ना, दोनों सेम ही है। अब एक को थोड़ा ऊपर हवा में कर दिया, एक को नीचे, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी ना चेंज होगी, ठीक है। तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, और केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो भी सकती है, कोई सा भी आइसोमर हो, वो डिपेंड करता है कि उसका ग्रुप कौन सा लगा है, ये वाली चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट लिखा ना मैंने एक्सेप्ट वाले में, ये तुमको बाद में समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने वो क्या बोला, सेम केमिकल और सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी अलग भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि जो रिएक्शन करने आ रहा है ना, जिससे मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, जैसे मैंने बोला ABCD है, ठीक है, और ये दूसरा ABCD है, तो इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टी सेम का मतलब क्या है? जो रिएक्शन करने आ रहा है वो ऑप्टिकली अगर एक्टिव है तो फिर चीजें वेरी करती है। ये अभी जब पूरा पढ़ लोगे ना तब ज्यादा समझ में आएगा कि इस लाइन का मतलब क्या है, कि जो रिएक्ट कर रहे हैं ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, फिर जिससे रिएक्ट कर रहे हैं अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव आ गया तो एक्टिव एक्टिव प्लस मिलके कुछ और बन जाएगा, और इनएक्टिव एक्टिव मिलके कुछ और बनेगा, तो फिर फर्क पड़ेगा, भले अरेंजमेंट सब सेम है। तो ये पॉइंट तुमको लास्ट में समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा, बट लिख लेना ताकि जब रिवाइज करोगे बाद में तो तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 चीज सेम मिलेगी। अब इसमें डिफरेंट क्या मिलेगा? एक ही चीज है बस, देखो ज्योमेट्रिक, ठीक है। ऑप्टिकल वाले में एक ही चीज डिफरेंट मिलती है कि मान लो मैंने बोला है कि ये कोई कंपाउंड है यहाँ पे, ठीक है, ये कंपाउंड लाइट्स को किस साइड बेंड कर रहा है, जैसे मैंने उधर से टॉर्च मारी, अभी ऐसे इमेजिन कर लो टॉर्च मारी या लेजर लाइट मारी, ठीक है, बेस्ट है। अगर उधर से लेजर लाइट चलाऊं मैं तो ये लेजर लाइट को उधर मोड़ रहा है, इधर मोड़ रहा है, कि सीधी जाने दे रहा है? तुम लोग ऐसे इमेजिन करो, एक टेबल है मेरे पास, टेबल पे एक बीकर है, ठीक है, उस बीकर में मैं अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन भर सकता हूँ, कभी ग्लूकोज से उसको फिल कर दिया, कभी ग्लाइसिन से फिल कर दिया, कभी कोई अल्डिहाइड से फिल कर दिया, कभी अल्कोहल से फिल कर दिया, समझ गए। और इस साइड से मैं लेजर लाइट, समझते हो ना, वो सीधी जाती है, और एक नॉर्मल टॉर्च बिखेरती है लाइट को, ठीक है। तो अगर मैं इधर से लेजर लाइट चलाऊं ये, ठीक है, तो वो लेजर लाइट, और ट्रांसपेरेंट है मेरा जार, है ना, तो अगर लेजर लाइट चलाऊं तो ये लेजर लाइट इस ट्रांसपेरेंट है तो इधर से इधर आती है, ठीक है, तो इधर से इधर सीधी जा रही है, या फिर ये सॉल्यूशन इस लाइट को इधर मोड़ रहा है मेरी साइड, या फिर ये सॉल्यूशन इस लाइट को तुम्हारी साइड मोड़ रहा है, ये ही मतलब डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैंने बोला इसमें मैंने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज पे दूसरा आइसोमर ले लिया एक, अब मैं जब दोनों से लाइट पास करूंगा तो दोनों उस लाइट को किधर बेंड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, जो भी है उसके बेसिस पे अपन बोलते हैं कि ये आइसोमर हैं ऑप्टिकल वाले। ऑप्टिकल मतलब कुछ लाइट वाली चीज लगेगी,
तो लाइट के टुवर्ड्स ये कैसे रिएक्ट करते हैं, दैट्स इट। लेजर लाइट डालूंगा तो उस लेजर लाइट को किस साइड मोड़ पा रहे हैं, नहीं मोड़ पा रहे हैं, ये वाली पहली चीज तो मोड़ पा रहे हैं कि नहीं मोड़ पा रहे हैं। अगर मोड़ पा रहे हैं तो राइट में मोड़ पा रहे हैं कि लेफ्ट में मोड़ पा रहे हैं, बस। तो जो राइट में मोड़ पा रहे हैं उनको कुछ वो, और जो लेफ्ट में मोड़ पा रहे हैं ये आपस में आइसोमर हो जाएंगे। कुछ थोड़ा बहुत समझे, थोड़ा कुछ तो समझे होंगे, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर आपस में कौन होते हैं, जो लाइट को अलग अलग मतलब अलग अलग डायरेक्शन में बेंड कर पाए। दिखेंगे दोनों सेम तुमको एग्जैक्ट, दोनों में एग्जैक्ट वहीं के वहीं सारी पोजीशंस लगी होगी, एग्जैक्ट दोनों कैसे दिखेंगे, ये भी ABCD है, ये भी ABCD है, कैसे समझते हैं। देखो एक मैंने एग्जांपल लिया है ABCD, ठीक है। एक मैंने एग्जांपल लिया है ABCD, समझ गए। ये बीच में कार्बन है, ठीक है। उससे मैंने 4 ये लगाए और 4 ये लगा दिए। अब मैं बोल रहा हूं कि एक सॉल्यूशन है मेरे पास ऐसा, एक बीकर में मैंने क्या भर रखा है, इसका सॉल्यूशन है। एक बीकर में मैंने क्या भर रखा है, इस वाले का सॉल्यूशन है, बीकर A और ये बीकर B। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिख रहा है, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम दिख रहा है, कि पूरा सेम ही तो दिख रहे हैं, बस इधर से देखूं उधर से देखूं। क्लियर है ना। अब मैं जब दोनों पे लेजर लाइट पास करता हूं, तो इससे जब लेजर लाइट पास करूंगा तो जब उस साइड लेजर निकलेगी तो वो लेजर को इधर मोड़ रहा है, उधर मोड़ रहा है कि सीधी जाने दे रहा है। ये वाला लेजर को उधर मोड़ रहा है, इधर मोड़ रहा है, सीधी जाने दे रहा है। तो हैं दोनों सेम, लेकिन दोनों लेजर लाइट के टुवर्ड्स अलग बिहेवियर रखेंगे। अगर ये लेजर लाइट को इधर मोड़ रहा होगा मेरी साइड, तो ये वाला लेजर लाइट को तुम उस साइड मोड़ देगा। कुछ समझे। जैसे इसको मैंने बोला ये x है, ये y है, ठीक है। टेबल पे मैंने एक बीकर बनाया जिसमें x का सॉल्यूशन फिल कर दिया, टेबल पे मैंने बीकर बनाया जिसमें y का सॉल्यूशन फिल कर दिया। ये x और ये y है दोनों सेम मॉलिक्यूलर में, बस ये अरेंजमेंट होता है इनका, ठीक है। अब जब इस साइड से मैं लेजर लाइट पास करूंगा x वाले में, तो हो सकता है इसने लाइट को इस साइड मोड़ दिया, समझ गए, लाइट को ऐसे मोड़ दिया। अब इस वाले y वाले से जब मैं लेजर लाइट को पास करूं तो इस वाले ने उस साइड मोड़ दिया। तो दोनों ने, एक ने लाइट को उधर मोड़ा और एक ने लाइट को इधर मोड़ा, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। समझ गए। ऑप्टिकल आइसोमर कौन होते हैं, जो लाइट सेम केमिकल फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, वो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम, ये सब ठीक है, लेकिन बिहेवियर टुवर्ड्स दिस लाइट, लेजर लाइट इज डिफरेंट। नॉर्मल लाइट नहीं, लेजर लाइट, ठीक है, क्योंकि PPL का एग्जाम्पल लेजर लाइट होता है, ठीक है। अब वो बनती कैसे है, होती क्या है, वो देखते हैं। इतना समझ में आया। सेम स्ट्रक्चरल, सेम फिजिकल, केमिकल, बट डिफर इन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये जो लिखा ना मैंने, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यही है तुम्हारी लेजर लाइट। उसका एग्जांपल आ जाता है, तो समझने के लिए लिख लेना, है ना। लेजर लाइट तो देखी है ना सब लोगों ने, तो PPL ही अपना क्या है, लेजर लाइट है। समझने के लिए बेस्ट है। PPL टॉर्च नहीं है, टॉर्च वाली लाइट मत समझना। टॉर्च वाली लाइट क्या होती है, जैसे मैंने लाइट मारी वो पूरे दीवार पे लाइट को बिखेर देती है, और लेजर लाइट क्या होती है, जहां पे मार रहा हूँ सिर्फ उस पॉइंट तक ही रहती है, स्ट्रेट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, प्लेन पोलराइज। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट बनती कैसे है, ये देखो। पहले 2 चीज ध्यान रखना, एक पोलराइज्ड लाइट होती है, एक अनपोलराइज्ड लाइट होती है। पोलराइज्ड मतलब जो सीधी डायरेक्शन में जाए, जिस डायरेक्शन में उसको भेजा है उसी एक डायरेक्शन में जाए, समझ गए, ठीक है। और अनपोलराइज्ड क्या होती है, जैसे लाइट बाहर आई वो पूरी बिखर जाएगी, टॉर्च वाला, ठीक है। तो अनपोलराइज्ड का एग्जांपल क्या हो गया, अपना टॉर्च। अनपोलराइज्ड का एग्जांपल टॉर्च हो गया ना, और पोलराइज्ड वाले का एग्जांपल क्या हो गया, लेजर लाइट। इतना सबको क्लियर है। तो अनपोलराइज्ड लाइट इन ऑल डायरेक्शन बिखेर देगी, पोलराइज्ड लाइट क्या करती है, लाइट ओनली इन वन डायरेक्शन। समझ में आया इतना। तो अपना जो एक्सपेरिमेंट है ना वो ये है कि बल्ब लिया मैंने, ठीक है। बल्ब क्या करता है, जैसे बल्ब को चलाओ चारों डायरेक्शन में लाइट को फैला देता है ना। अब इसको बहुत उससे जाओगे ना समझने, तो वो ये है कि लाइट की 2 प्रॉपर्टी होती है कि लाइट में जो वेव्स ट्रेवल होती है उसकी वो हर डायरेक्शन में होती है। जैसे वो तुम पढ़ते हो ना, लाइट अगर इस एक्स एक्सिस पे जा रही तो इधर 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 इधर, फिर इधर इधर इधर, मतलब ऐसा वाला, फिर इस एक्सिस में, समझ गए। तो हर एक्सिस में वो डायरेक्ट मतलब लाइट को बिखेरती है। तो इसका जो डायग्राम बुक में बना होगा ना वो ऐसा होगा।
ये है, बल्ब लाइट को कैसे बिखेरता है ऐसे, और ये देख कैसे रहा हूं मैं अंदर की साइड से, जैसे मान लो ये वेव होती है लाइट की, अगर मैं बोलूं लाइट की वेव कैसे ट्रेवल कर रही है ऐसे, तो लाइट की वेव एक डायरेक्शन में ट्रेवल थोड़ी ना कर रही है, हर डायरेक्शन में फैल रही है ना। हर डायरेक्शन में फैलना मतलब ये इसके एक्स एक्सिस में भी जाएगी, वाई में भी जाएगी, जेड में भी जाएगी, समझ गए। तो यही दे रखा है कि ये ऐसे ऐसे अगर आ रही है तो ये एक्सिस हो गई, ऐसे ऐसे आ रही है, समझ गए ना, तो ये वाली एक्सिस हो गई। तो वो अलग अलग एक्सिस के थ्रू हर एक्सिस से आती है लाइट, तभी जाके वो हर डायरेक्शन में फैल पाती है, समझ गए। और इसको सिंपल सा देखना हो तो बल्ब हर डायरेक्शन में लाइट को फैला सकता है, तो ये बुक को ऐसा दिया होगा उसमें, ठीक है। अब जब बल्ब को मैं निकॉल प्रिज्म, बल्ब के आगे अगर मैं निकॉल प्रिज्म रख दूंगा, नॉर्मल प्रिज्म नहीं बोल रहा हूँ, कौन सा, निकॉल प्रिज्म, क्योंकि नॉर्मल प्रिज्म तो क्या करता है, उसमें लाइट डालते हैं तो वो और फैला देता है, सारे वेवलेंथ को अलग कर देता है नॉर्मल प्रिज्म। लेकिन निकॉल प्रिज्म क्या करता है, जितने भी अलग अलग डायरेक्शन की लाइट थी ना, इन सब अलग अलग डायरेक्शन को एक डायरेक्शन में ले आता है। अब वो एक जरूरी नहीं कि ये हो, कोई सी भी एक हो सकती है, समझ गए। या तो इन सारे डंडों को वो एक इसमें मैच कर देगा, या फिर सबको इसमें मैच कर देगा, या सबको इसमें या सबको इसमें, समझ में आए। तो निकॉल प्रिज्म क्या करता है, सारी डायरेक्शन की लाइट को इकट्ठा करके एक डायरेक्शन में टारगेट कर देता है, क्लियर है। तो जैसे मैं इस बल्ब के आगे निकॉल प्रिज्म में रखूंगा, ये क्या करेगा, सारी लाइट को एक डायरेक्शन में कर दिया, तो मैंने ये बना दिया है, ठीक है। इसको ऐसे मान लो, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करवा दी, सबसे क्या होगा, मर्ज होके वो एक, और ये काम किसका है, निकॉल प्रिज्म का, क्लियर है, ठीक है। या फिर मान लो टॉर्च के आगे जो वो रहता है, क्या बोलते हैं, लेंस, वो अगर मैं निकॉल प्रिज्म का लगा दूं, तो जैसे सारी लाइट आएगी वो एक डायरेक्शन में पास कर देगा, समझ गए चीज। तो वही है कि हाँ, हमले जितनी भी सारी सीधी लाइट आती होगी वहां निकॉल प्रिज्म का ही आगे कुछ पर्दा बोलो या लेंस लगा होगा, ठीक है। तो ये चीज तुम ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी नॉर्मली बल्ब से तो लाइट, बेटा इधर सुनो, बल्ब से लाइट हमेशा हर डायरेक्शन में फैल के ही आएगी, उसको एक डायरेक्शन में अगर मेरे को लेके आना है तो आगे निकॉल प्रिज्म लगाना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं लगाऊंगा, नॉर्मल लेंस लगाऊंगा कॉनकेव कॉन्वेक्स वाले, तो वो वही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्लियर है। तो निकॉल प्रिज्म ने क्या किया, लाइट को एक डायरेक्शन में ले आया। अब मेरे को मिल गई लाइट एक डायरेक्शन की, ठीक है। अब इस लाइट का मैं क्या करूं, मेरे को देखना है कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। जैसे मैंने बोला ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये होते हैं, तो मेरे को देखना है कि ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, या फिर फ्रक्टोज ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। जैसे जीआई में तो अपन कैसे देख के बताते हैं कि वो डबल बॉन्ड के अलॉन्ग अलग अलग है, तो जीआई है नहीं है। तो ऐसे ऑप्टिकल एक्टिविटी ऐसे देख के नहीं बता पाओगे कि ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, मतलब ऐसे देख के बता दोगे बाद में कायरल कार्बन से, लेकिन अभी नहीं, ऐसे नहीं बता पाओगे। तुमको लैब में ले जाके उसको टेस्ट करना पड़ता है कि लाइट को बेंड कर पा रहा होगा तो एक्टिव है, नहीं बेंड कर पा रहा होगा तो इनएक्टिव है, ठीक है। तो जैसे ही मेरे को क्या मिल गई अभी, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल बोलेंगे उसको, ठीक है। ये क्या हो गई, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्लियर, ठीक है। जब इस पीपीएल को मैंने बोल दिया, यहाँ मैंने बीकर रखा है जिसमें ग्लूकोज डाल दिया, मतलब ग्लूकोज का सॉल्यूशन बना दिया। जब इस लाइट को मैं ग्लूकोज के सॉल्यूशन से पास करूंगा, और अगर ये लाइट मान लो सीधी सीधी चली गई, बेंड कहीं नहीं हुई, तो ये सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, समझ गए। तो ग्लूकोज को क्या बोलूँ मैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अगर ये लाइट इसमें आते हुए इस साइड बेंड हो गई तो बोलूँगा ऑप्टिकली एक्टिव, या फिर लाइट सीधे आते आते इस साइड बेंड हो गई तो भी बोलूँगा ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब ये सॉल्यूशन इसकी डायरेक्शन अगर चेंज कर दे, इस डंडे को या तो उधर घुमा दे या फिर इधर, कहीं भी थोड़ा सा भी बेंड कर दे, तो सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। जितना ज्यादा घुमा पाएगा उतना ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव, समझ गए। लेकिन अगर बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाया, यहां भी ऐसी थी और इससे पास होने के बाद भी लाइट ऐसी ही रही, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, समझ गए। तो पूरे में आखिरी तक अपने को यही पता करना है कि चीजें एक्टिव है कि इनएक्टिव है, अलग अलग मेथड, अलग अलग उस चीज से, ठीक है। क्योंकि हर कंपाउंड के लिए तो अपन एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे ना, और सारे कंपाउंड रट भी नहीं पाएंगे, तो उनके अलग अलग मेथड से कि कैसे चेक करते हैं। अब मैंने तुमको कॉपी पे कोई फार्मूला लिख के दे दिया कोई कंपाउंड का, और बोलो ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव, तो तुम लैब में थोड़ी ना गए टेस्ट करने की, लाइट डाल के देखा, तुमको तो बस पेन पेपर पे देख के बताना पड़ेगा ना,
कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव। तो उसको देखने के फिर अलग अलग तरीके हैं कि कायरल कार्बन, आर, एफ, ये वो बहुत सारे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो वहां से देखेंगे। ये जो है, ये जो सॉल्यूशन है अपना, उसको बोलते क्या है, पोलरीमीटर। ये कोई सा भी सॉल्यूशन हो सकता है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन, मतलब कोई भी लिक्विड का सॉल्यूशन जो पोलराइज्ड लाइट को चेक करें, सुनो, तो वो सॉल्यूशन ही है। सुनो, कोई सा भी जिसको मेरे को चेक करना है वो पोलरीमीटर है। पोलरीमीटर का मतलब क्या है, वो पोलराइज्ड लाइट को चेक कर रहा है, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पोलरीमीटर क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड। कोई भी सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड जिसका मुझे चेक करना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, वो क्या कहलाएगा, पोलरीमीटर। समझ गए। तो ये कोई अलग से इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो लैब में है कि हाँ इस इंस्ट्रूमेंट का नाम मैंने पोलरीमीटर दिया। वो है क्या, बस एक ट्रांसपेरेंट डब्बा है जिसमें मैं कोई भी सॉल्यूशन डालूंगा चेक करने के लिए कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव। वो क्या है, पोलरीमीटर। समझ गए। जो पोलराइज्ड लाइट को चेक करने में काम आए वो पोलरीमीटर। कोई सा भी सॉल्यूशन हो सकता है, अलग अलग सॉल्यूशन अलग अलग उस पे शो करेंगे। तो जब इस लाइट को मैं इससे पास करता हूँ, तो अगर ये लाइट सीधी निकल गई, ऐसी की ऐसी रही, कोई चेंज नहीं हुआ, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ये लाइट राइट या लेफ्ट में बेंड होती है कि उधर अल्फा डिग्री से बेंड हुई, देखो एक साथ दोनों साइड बेंड नहीं हो सकती, ठीक है। वो मैंने बस लिखा है कि या तो सीधी रह सकती तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये ऐसी से मान लो अगर ऐसी हो गई उस वाली, तो क्या बोलूंगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसे से ऐसी हो गई तो भी क्या बोलूंगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर राइट साइड में घूमती है तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो वाला सॉल्यूशन था। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन कैसा था, डेक्स्ट्रो, क्योंकि उसने राइट में घुमाया। अगर वो लेफ्ट में घुमाता है तो सॉल्यूशन कैसा है, लीवो। नए नाम है, याद रखना। राइट में घुमाता है तो बोलते हैं डेक्स्ट्रो, लेफ्ट में घुमाता है तो बोलते हैं लीवो। लीवो साइड घुमाए तो लीवो रोटेटरी, और उस साइड घुमाए तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको बोलते हैं स्मॉल डी, इसको बोलते हैं स्मॉल एल। राइट वाले को बोलते हैं प्लस, इसको बोलते हैं माइनस। देखो ऑप्टिकली एक्टिव तो दोनों ही है, ब्लू वाले। थोड़ा सा भी बैंड हुआ तो ऑप्टिकली एक्टिव, किधर भी हो तो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन राइट साइड में बैंड हो तो डेक्स्ट्रो या पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में बैंड हो तो लीवो या नेगेटिव। समझ में आया। और ऑप्टिकली एक्टिव वाले ही बैंड कर पाएंगे, इनएक्टिव वाले नहीं करते हैं। तो इनएक्टिव वालों के लिए तो फिर ये अलग नाम आते ही नहीं है, ठीक है। समझ में आया इतना सभी को। ब्रैकेट में लिखा है पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाला, ये अच्छा हाँ, ये जो मैंने बीकर लिया है, ठीक है। अब सुनो, इधर सुनो बेटा, ये जो लाइट मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन है ना, उस पर अलग अलग चीजों पर डिपेंड करेगी ना लाइट। इधर देखो, बातें नहीं करो, इधर देख लो सब, ठीक है। अच्छा चलो, पहले ये चीज समझाता हूँ, उसके पहले ये चीज देख लो जो लिखी है। वही चीज लिखी है कि कार्बन पहले असिमेट्रिक होना चाहिए, बाद में समझेंगे क्या है, बट अभी याद रखो असिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव अगर है तो वो रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। समझ में आता है। जैसे ग्लूकोज, तो मैंने अगर ग्लूकोज का ये डब्बा है, बीकर है, उसमें जैसे मैंने पीपीएल पास की, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो वो इस साइड बैंड किया, मतलब किसी भी एक साइड बैंड करेगा तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन होगा, जो कैनॉट रोटेट द पीपीएल लाइट, जैसे ग्लाइसिन। इसमें से पास करेंगे तो सीधी सीधी निकल जाएगी लाइट, कहीं बैंड नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। अब वो एक्टिव होने के बाद डेक्स्ट्रो में बैंड कर रहा है कि लीवो में, उसके हिसाब से फिर डी और एल बोलते हैं उसको। क्लियर है, ठीक है। फिर ये तो कुछ अजीब ही है, हाँ ये समझ में आया इतना, ठीक है। देखो अब यहाँ मैंने बोला है कि चलो ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया है बीकर में। अब ये जो लाइट इस सॉल्यूशन से पास हो रही है वो अलग अलग चीजों पर डिपेंड करती है ना। जैसे मैं बोलूँ कि ग्लूकोज ने इस लाइट को इतना बैंड किया है, कुछ एंगल से, अल्फा एंगल से बैंड किया है। समझ में आ रहा है। ग्लूकोज ने उस लाइट को अल्फा एंगल से बैंड किया है। तो मान लो अगर मैं ये जो बीकर पहले छोटा लिया था तो अल्फा एंगल से बैंड किया, अगर मैं बीकर की लेंथ बढ़ा दूं, इतना बड़ा बीकर ले लूं और फिर उधर से लाइट पास करवाऊं, तो उस लाइट के बेंडिंग में कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं, कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। लाइट इतनी देर उस सॉल्यूशन के अंदर रही तो हो सकता है ज्यादा बैंड करे, कम बैंड करे, कुछ तो फर्क पड़ेगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने पानी भरा, इसमें ग्लूकोज की 2 ही चम्मच डाली थी, तो भी ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। मैं बोल रहा हूँ पूरा वो जो डब्बा आता है ग्लूकोज का पैकेट, पूरा ही डाल दिया, तो दोनों में कॉन्सेंट्रेशन अलग है ना। 2 चम्मच डाली तो कम कॉन्सेंट्रेशन वाला है, पूरा ग्लूकोज का डब्बा डाल दिया तो ज्यादा ग्लूकोज है उसके अंदर। तो जब दोनों अलग अलग कंडीशन में जब मैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करूंगा
तो भी फर्क पड़ेगा कि ज्यादा बैंड हो रही है कम बैंड हो रही है। तो वो यही एक फॉर्मूला है, याद बात कुछ नहीं करना है, बस पता होना चाहिए कि प्लेन पोलराइज लाइट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है बैंड होने में। लाइट को जब इधर से पास करूंगा तो कितना बैंड होगी वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो इसकी लेंथ पे डिपेंड करेगी कि कितनी लंबी ट्यूब या कितना लंबा बीकर लिया है मैंने, समझ में आया। और एक और क्या किस चीज पे डिपेंड करेगी, कॉन्सेंट्रेशन क्या है इस सॉल्यूशन के अंदर, ग्लूकोज कम डला है ज्यादा डला है कितना है। और बाकी दो फैक्टर टेम्परेचर और ये, ठीक है। चलो तो अलग अलग 3-4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कभी पूछा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, कितना ग्लूकोज डला है, कम डला है, ज्यादा डला है, उस पर डिपेंड करेगा कि लाइट ज्यादा बैंड होगी कम होगी। लेंथ ऑफ सॉल्यूशन पे, लेंथ ऑफ सॉल्यूशन मतलब लेंथ ऑफ ट्यूब, भाई सॉल्यूशन ट्यूब या सॉल्यूशन कॉलम जो बोलना हो, समझ में आया, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करेगी कि लाइट कितनी ज्यादा बैंड होगी नहीं होगी, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तब टेम्परेचर क्या है, कम है ज्यादा है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर रखेंगे। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, और जो लाइट यूज की है वो कौन सी वेवलेंथ की है, रेड वाली है, ग्रीन वाली है, ब्लू वाली है, कोई एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो उस पर भी चीजें डिपेंड करेगी। तो इन सबको जैसे डिराइव करके फॉर्मूला ये आता है। अल्फा जो होगा वो तुम्हारा स्पेसिफिक रोटेशन है। स्पेसिफिक मतलब उसने फिक्स कर दी सारी चीजें, ठीक है, कि 1 डेसीमीटर की लेंथ ले लूं, 1 ग्राम पर ml का कॉन्सेंट्रेशन ले लूं, तो अगर ये दोनों 1 हो गए तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा होगा। बेटा इधर बातें नहीं, अगर लेंथ में 1 डेसीमीटर की लूं, कॉन्सेंट्रेशन में 1 ग्राम पर ml लूं, तो दोनों 1 हो गए, तो स्पेसिफिक रोटेशन ही अपना नॉर्मल रोटेशन होगा, समझ गए। तो तुमको कुल मिला के इतना याद रखना है कि रोटेशन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, थीटा, एल और मतलब एल और सी पे डिपेंड करता है, बस एल और सी वाली चीजें, समझ में आया इतना, ठीक है। थीटा जितना ज्यादा होगा, थीटा जितना ज्यादा मतलब जितना ज्यादा बेंड होगी वो लाइट, उतना ही ज्यादा वो सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो थीटा जितना ज्यादा ऑप्टिकल एक्टिविटी उतनी ज्यादा वो सॉल्यूशन की, बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले कुछ नहीं आते, समझ गए, ठीक है। लेंथ जितनी ज्यादा होगी ऑप्टिक स्पेसिफिक रोटेशन उतना कम, कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा और स्पेसिफिक रोटेशन उतना कम, क्लियर है, ठीक है। अब रिवर्स भाई, अनअफेक्टेड पीपीएल अगर दिखती है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट में दिखे लेफ्ट में दिखे तो दोनों में ऑप्टिकली एक्टिव। राइट में अगर बेंड हो रही है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी या पॉजिटिव, लेफ्ट में अगर बेंड हो रही है तो लिवो रोटेटरी एल या नेगेटिव, समझ में आया। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है कि कोई भी कंपाउंड अगर उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सब सेम है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है या फिर इनएक्टिव। कैसे पता करते हैं, लाइट पास करके। कौन सी लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो अब ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ठीक है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर कहीं भी रोटेट कर पा रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव, बिल्कुल रोटेट नहीं कर पा रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये हो गया एक्सपेरिमेंटल पार्ट खत्म। अब अगर मैं तुमको कॉपी पे 2-3 स्ट्रक्चर बना के दे दूं कि अब बताओ ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव, तो तुम्हारे पास तो कोई लैब या सॉल्यूशन मतलब वो नहीं है ना कि सॉल्यूशन दिया हो मैंने कि तुम चेक करो। तो तुम ऑन पेन पेपर कैसे पता करते हो कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव, वो अपन फिर अब थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं, समझ गए। कि अब मान लो मैं लिख दूं कोई 2-3 एग्जांपल और पूछूं ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव, तो तुम कैसे बता पाओगे यहाँ पे बोर्ड पे। एक्सपेरिमेंट से तो पता कर लेंगे कि लाइट बैंड, लेकिन बिना एक्सपेरिमेंट के कैसे पता कर रहे हैं उसके पार्ट्स लिखने हैं अब अपने को। तो एकदम 0 से स्टार्ट करते हैं कायरल कार्बन वाले पार्ट से, ठीक है। चलो समझ में आया इतना। सर इधर देखो, एक्सपेरिमेंट से अपन ने ये चीज पता कर ली कि ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है कंपाउंड या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कैसे, प्लेन पीपीएल सीधी जा रही होगी तो इनएक्टिव, पीपीएल कहीं भी थोड़ी सी भी बेंड हुई तो ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। अब मान लो सॉल्यूशन में अभी मैंने क्या रखा था, एक एक चीजें रख रहा हूं ना, या तो सॉल्यूशन में सिर्फ ग्लूकोज डाला तो वो लाइट को बेंड कर रहा है, मतलब ये समझ गए। तो देखो यहाँ से एक और नया टर्म तुम्हारे पास आएगा, वो कैसे अराइज हुआ। इधर देखो बेटा, लिखना बंद करो सभी, लिखाई बंद, ठीक है। देखो ये एक बीकर है, इस बीकर में मैंने बोला ग्लूकोज डाला और फिर पीपीएल पास की, तो हो सकता है इसने लाइट को मेरी साइड बेंड किया। एक एग्जांपल, मैंने कोई दूसरा चीज ग्लूकोज को हटा के कोई दूसरी चीज डाली, उसने पीपीएल को तुम्हारी साइड बेंड किया, तो ऑप्टिकली एक्टिव ये दोनों है ना। अभी पहले वाला जो डाला था वो ए जो डाला है उसने मेरी साइड बेंड किया तो वो एक्टिव, बी जब डाला और बी ने तुम्हारी साइड जब लाइट को बेंड किया तो वो एक्टिव, ठीक है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि इस बीकर में मैंने ए और बी दोनों को साथ में मिक्स करके डाल दिया, समझ गए। पहले सिर्फ ए डाला था तो मेरी साइड बेंड हुई, सिर्फ बी डाला तो तुम्हारी साइड बेंड हुई।
अब मैं बोल रहा हूँ सॉल्यूशन में मैंने, अब मुझे पता है कि ए भी ऑप्टिकली एक्टिव है और बी भी ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि दोनों ने लाइट को बेंड किया था। अब मैं बोल रहा हूँ दोनों ए बी को एक साथ इस मिक्सचर में डाल, मतलब एक साथ इस बीकर में डाल रहा हूँ। तो अब इस बीकर में ए भी है और बी भी है। अब मैं जब पीपीएल को पास करूंगा तो जब पीपीएल जैसे इस बीकर के अंदर एंटर हुई, ए उसको कोशिश करेगा मेरी साइड बेंड करने की, बी वापस उसको उधर घुमा देगा, फिर इधर फिर उधर। तो ऐसे वो दोनों मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे का अपोज काम करेंगे, समझ गए ना। और फाइनली जो पीपीएल इधर पास होगी वो सीधी की सीधी पास होगी। समझ में आया? देखो अंदर ए और बी दोनों थे और इंडिविजुअली ए भी एक्टिव है, इंडिविजुअली बी भी ऑप्टिकली एक्टिव है। समझ में आया? लेकिन जब मैंने दोनों को साथ में मिक्स किया और जब पीपीएल पास की तो अंदर ए, जितने भी ए के मॉलिक्यूल है वो क्या कोशिश कर रहे हैं, वो सीधी वाले को इस साइड धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, समझ गए। लेकिन उसके अंदर जितने भी बी के मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहे हैं, सीधी वाले को उस साइड धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आधे इधर खींच रहे हैं आधे उधर खींच रहे हैं। और हाँ, ये सॉल्यूशन में मैंने बराबर में डाला है ना, 50% ए प्लस 50% बी डाला है। कोई भी चीज ज्यादा कम होती तो फिर उसके हिसाब से लाइट बैंड हो जाती। अगर मैं जस्ट बराबर डाला है कि 50 ए 50 बी, समझ गए। तो 50 ए क्या कर रहे हैं, 50% ए इधर खींचने की कोशिश कर रहे हैं उसको, 50% भी उधर। तो ना तो इधर खिंचाएगा ना उधर, सीधी की सीधी लाइट बाहर आ जाएगी, समझ गए। तो अब मैं सॉल्यूशन को क्या बोलूंगा, सॉल्यूशन क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया ना, क्योंकि लाइट तो मेरी सीधी की सीधी पास हुई। तो सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन इसके अंदर जो इंडिविजुअल थे ए और बी वो इंडिविजुअली एक्टिव थे, सॉल्यूशन इनएक्टिव हो गया। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर में होता क्या है, दो अलग अलग कंपाउंड होते हैं जिसमें से दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, बस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्टिव होते हैं। एक डेक्स्ट्रो में घुमाता है लाइट को, एक लीवो में घुमाता है, ऐसे दो एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि दो एक्टिव ऐसे लिए जो दोनों डेक्स्ट्रो वाले हैं, तो वो रेसिमिक नहीं होगा फिर, समझ गए। रेसिमिक कौन होगा, दो अलग अलग कंपाउंड दोनों एक्टिव होने चाहिए लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्टिव, एक डेक्स्ट्रो तो दूसरा लीवो, पहला डेक्स्ट्रो तो दूसरा लीवो, दूसरा डेक्स्ट्रो तो पहला लीवो। ऐसा नहीं कि दोनों ऑप्टिकली एक्टिव लिए और दोनों ही डेक्स्ट्रो हैं, तो फिर तो बहुत ज्यादा इधर बैंड हो जाएगी, समझ गए। तो रेसिमिक मिक्सचर होता क्या है, फाइनली देखोगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो किसकी वजह से रहा है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन में दो अलग अलग टाइप के मैंने वो डाले हैं ए और बी, उसकी वजह से हो रहा है ना। और ए एकदम अलग मॉलिक्यूल है, बी एकदम अलग मॉलिक्यूल है। तो ए और बी जो दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है ना, इन दो अलग अलग मॉलिक्यूल की वजह से वो लाइट सीधी की सीधी पास हो रही है, एक इधर कोशिश एक उधर कोशिश तो सीधी गई। तो इस चीज को बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। दो अलग अलग मॉलिक्यूल की वजह से ऐसा हो रहा है, तो एक्सटर्नल कंपनसेशन। बाद में एक एग्जांपल तुम्हारे पास आएंगे, उसमें ऐसा होगा कि एक ही मॉलिक्यूल लिया था मैंने, उसी में एक कोशिश कर रहा है इधर घुमाने की, एक कोशिश कर रहा है इधर घुमाने की, तो वो होगा इंटरनल कंपनसेशन। जैसे बाद में एक एग्जांपल आएगा तुम्हारे पास, यहाँ पे ऐसा मान लो उसको, ठीक है। ऐसा कोई सा एग्जांपल आएगा, ठीक है। मान लो जब ये वाला एग्जांपल आएगा ना, तो इसमें ऊपर वाला पार्ट कोशिश करता है लाइट को राइट में घुमाने की, नीचे वाला मान लो कोशिश कर रहा है लेफ्ट में घुमाने की। तो ये भी फाइनली जो इसका सॉल्यूशन होगा, ये भी लाइट को कहीं बेंड नहीं होने देगा, आधा कोशिश इधर कर रहा है आधा कोशिश इधर। तो ये इस मॉलिक्यूल के अंदर खुद की वजह से हो रहा है ना, एक ही मॉलिक्यूल की वजह से, तो इसको बोलेंगे इंटरनल कंपनसेशन। लेकिन यहाँ पे तो मैंने ए प्लस बी अलग अलग रखे थे, ठीक है। जैसे मान लो ये ए है ये बी है, तो इसमें मैंने क्या बोला, ए प्लस बी, और दोनों क्या है 50-50% है ना, और एक 50% डी है एक 50% एल है, ये भी जरूरी है, ठीक है। मान लो अगर ए 100% यही है पूरा, है ना, और ये डेक्स्ट्रो वाला था, बी 100% और ये लीवो वाला था, ऐसा मैंने माना है, समझ में आ गया। तो ए अगर रखता हूँ सॉल्यूशन में वो लाइट बैंड होती है तो ऑप्टिकली एक्टिव, बी रखता हूँ लाइट बैंड होती है ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन ए और बी दोनों को 50-50% में रखता हूँ और दोनों अपोजिट काम वाले, एक डेक्स्ट्रो तो दूसरा लीवो, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। रीजन पूछेगा तो क्या, अलग अलग मॉलिक्यूल की वजह से तो एक्सटर्नल कंपनसेशन, या फिर अलग अलग है तो इंटर मॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता तो इंट्रा बोलते हैं, या अलग अलग थे तो इंटर मॉलिक्यूलर कंपनसेशन, ये आता है, ठीक है। तो वही लिखा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट रोटेट पीपीएल ऑप्टिकली एक्टिव, ये लीवो
लेफ्ट रोटेट पीपीएल ऑप्टिकली एक्टिव। ये रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, डेक्स्ट्रो प्लस लीवो सॉल्यूशन, कितना 50% डेक्स्ट्रो प्लस 50% लीवो, ये भी है ना, 50% डेक्स्ट्रो प्लस 50% लीवो का सॉल्यूशन, मतलब दोनों का मिक्सचर, तो ये 50% ए 50% बी। तो अब ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। चलो रीजन क्या लिखा है, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, याद रखना, क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल थे, तो क्या बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से, या फिर इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर मतलब दो अलग अलग, तो इंटरमॉलिक्यूलर कंपनसेशन, ठीक है। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आ गया इतना, क्लियर है। तो प्रैक्टिकली लैब में यही तीन चीज देखी जा सकती है, समझ में आया, ठीक है। अब ऑन पेन पेपर वाली बात करते हैं अपन, कि ऑन पेन पेपर अगर मुझे कोई एग्जांपल दिए हैं तो उनको कैसे पता करते हैं अपन, ठीक है। तो अपने पढ़ने का तरीका ये होगा, ठीक है, इस मतलब ऑर्डर में अपन लोग पढ़ेंगे, समझेंगे चीजों को, ठीक है। पहला क्या है, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, कोई चीज ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है, उसके लिए पहली चीज देखेंगे वो सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, कायरल कार्बन है, ये तीन चीजें देखी जाएगी, सिमेट्री, अनसिमेट्री और कायरल कार्बन, ठीक है। तो मैंने पता कर लिया कि कोई चीज ऑप्टिकली एक्टिव हो सकती है या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकती है, कायरल कार्बन और सिमेट्री की बेसिस पे, ठीक है। दो चीजें आती है, कायरल कार्बन और सिमेट्री की बेसिस पे, ये अभी पढ़ लेंगे क्या होता है, ठीक है। वो वर्ड्स नए हैं, अभी रुक दो। मान लो अगर कोई चीज ऑप्टिकली एक्टिव है, हो सकती है, कोई चीज ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ओ इनएक्टिव या ओ एक्टिव ऐसे लिखूंगा मैं अब, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मान लो अगर ये होता क्या है अभी, ठीक है कोई बात नहीं, बट सबसे आखिरी में यही पढ़ना तुम्हारे लिए मेन है, ठीक है। एक कायरल कंपाउंड अगर है उसमें कि एक ही कायरल कार्बन है, तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। चलो ऐसे पढ़ो, सुनो, एक बहुत बेसिक में तुम लोग ये चीज समझो कि अगर कोई भी कार्बन के पास चारों वैलेंसी अलग अलग लगी है तो उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। एक कार्बन के पास चारों वैलेंसी पे अलग अलग ग्रुप लगे हो तो उसको क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। समझ गए, ठीक है। कायरल कार्बन, ऑल 4 एटम्स आर डिफरेंट, ऑप्टिकली एक्टिव। तो कायरल कार्बन क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनके पास चारों अलग अलग ग्रुप होते हैं, याद रखना। अब मान लो ये मॉलिक्यूल है, जैसे 2 पार्ट आते हैं इसमें ना, अगर ऐसा कोई सा है ए बी सी डी, समझ गए, ठीक है। एक ऐसा कोई सा है, ये 2 टाइप के ही एग्जांपल तुमको देखने को मिलेंगे, ए मैंने बोल दिया, बी सी, ऐसा कुछ मान लिया मैंने, ठीक है। तो इसमें 2 अलग अलग जगह कायरल कार्बन दिखेंगे ना मुझे, इसमें एक ये इस जगह, बुक में हमेशा एस्टेरिक साइन या स्टार साइन से ही कार्बन कार्बन रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। इसमें कहाँ देखो, एक इस कार्बन के पास ए बी सी और एक ये पूरा मॉलिक्यूल अलग, पूरा ग्रुप इतना बड़ा, समझ गया ना। ये इसके पास सी बी ए और ये पूरा बड़ा ग्रुप, तो इसमें कायरल कार्बन कितने हो गए, 2। तो ये 2 टाइप के ही एग्जाम्पल अपने सिलेबस में दिए हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर कभी भी एक कायरल कार्बन वाला एग्जाम्पल आता है वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, समझ गए। लेकिन अगर 2 कायरल कार्बन वाला आता है तो ये चीज ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकती है और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकती है, समझ गए। ये हमेशा ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ये हो भी सकता है एक्टिव, इनएक्टिव भी हो सकता है। उसके लिए फिर अपन चेक करेंगे कैसे, ठीक है। तो मैंने वही लिखा है कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा, एक कायरल कार्बन वाला हमेशा होगा, 2 वाला 2 कायरल कार्बन कंपाउंड चेक करना पड़ेगा। इनएक्टिव कौन होते हैं, 2 कायरल कार्बन वाले कंपाउंड इनएक्टिव होते हैं लेकिन उनको चेक करना पड़ेगा, और सिमेट्री वाले इनएक्टिव होते हैं हमेशा, ठीक है, जिनमें सिमेट्री आती है। और एक और अगर लिखूं तो ये सब, चलो लिख दिया मैंने नीचे, कोई बात नहीं है ना। तो इसको चेक कैसे करोगे, इस वाले को, कि अगर ये भले ही कार्बन है, और फिर अपन पढ़ेंगे कि सिमेट्री मतलब सेम सेम दिखता है वो, ठीक है। तो ये 3 नाम तुम्हारे पास आएंगे नए, तीनों को अलग अलग एक एक बोर्ड लगेंगे पढ़ने में और समझने में, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसा कुछ अगर आता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री जैसा कुछ आता है, या मीजो कंपाउंड जैसा कुछ आता है कायरल कार्बन होने के बाद भी, तो वो कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। अब अगर ये है तो इनएक्टिव 2 वाले के साथ, लेकिन 2 वाला एक्टिव कब होगा,
अगर वो इनैंशियोमर है बनाता है, ठीक है। अगर उसमें आरएफ कॉन्फ़िगरेशन से चेक करते हैं, हाँ नहीं आ रहा कुछ भी, ठीक है। डीएल कॉन्फ़िगरेशन से एरिथ्रोथ्रियोफेयर, हाँ वो सारी चीजें पढ़ानी, वो अलग अलग हेडिंग से सब मैंने बस बता दिया है कि कैसे पढ़ने का ऑर्डर रहेगा, ठीक है। अच्छा, कितने ऐसे जिनको ये चीज नहीं हवाई नहीं लग रही है, सही सही बता दो। होंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नहीं हो एक। बाकी सबको कुछ कुछ आ रहा है समझ में, ठीक है, कोई बात नहीं। जिन जिनको नहीं आ रहा है इधर देखो एक बार, ठीक है। ये जो चार्ट है ना, ये तुमको अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन जब पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ लेंगे तब देखोगे तो तुमको क्लियर होगा कि ये है क्या। समझ में आया, ठीक है, बस इतना ध्यान रखो अभी। अब अपन को पढ़ना स्टार्ट करना है। सबसे बेसिक दो नाम आएंगे, सिमेट्री असिमेट्री और कायरल कार्बन, ये तीन नाम आएंगे, सिमेट्री असिमेट्री और कायरल कार्बन, ठीक है। कायरल कार्बन असिमेट्रिक होगा। सिमेट्री वर्ड से समझते हो ना कि उसका लेफ्ट और उसका राइट सेम है। अगर मैं कोई भी प्लेन से चेक करूं तो उसका लेफ्ट और राइट सेम जाएगा, समझ में आता है, तो वो क्या होता है, सिमेट्री, ठीक है। तो कायरल कार्बन कैसा होगा, असिमेट्रिक, क्योंकि उसके चारों ही मॉलिक्यूल अलग है ना, तो वो कभी भी सिमेट्री में आ ही नहीं सकता। तो कायरल कार्बन हमेशा क्या होगा, असिमेट्री। चारों एटम डिफरेंट होते हैं, वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। एक कायरल कार्बन वाला हमेशा एक्टिव, दो वाले को चेक करना पड़ेगा, वो एक्टिव हो भी सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है। इतना क्लियर है थोड़ा कुछ, ठीक है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री वाली चीज आती है। देखो बेटा इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है POS, जो लिखा ना मैंने, शॉर्ट में बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री POS, ठीक है। देखो तुमको क्या करना है, तीन प्लेन होते हैं अपने पास, एक्स प्लेन, वाई प्लेन, जेड प्लेन। एक्स प्लेन मतलब ये पट्टी, मतलब फ्लोर, ठीक है। वाई प्लेन मतलब दीवार, जेड प्लेन मतलब कोई सी भी एक दूसरी दीवार, ठीक है, समझ गया ना। एक्स वाई जेड तीन प्लेन होंगे। अब मुझे मॉलिक्यूल को देखो, मान लो फॉर एग्जांपल एक कोई मॉलिक्यूल है मेरे पास, एग्जांपल दे दिया है बेटा, बातें नहीं। अब मैं उस मॉलिक्यूल को उसके एक्स प्लेन से ऊपर और नीचे देखूं, या फिर वाई प्लेन से इधर और इधर देखूं, या फिर जेड प्लेन से उसके राइट और लेफ्ट में देखूं। वैसे तुम एक्स और वाई से ही देख लोगे मोस्ट ऑफ द टाइम, एक्स प्लेन और वाई प्लेन से, कि एक्स प्लेन से ऊपर नीचे सेम जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या फिर वाई प्लेन से राइट और लेफ्ट में सेम जा रहा है कि नहीं जा रहा है। समझ में आया। अगर सेम जा रहा होगा दोनों साइड तो सिमेट्रिक है, अलग अलग जा रहा होगा तो असिमेट्रिक है। इसका एग्जांपल ऐसे लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने। हाथ, ठीक है, हाथ कोई भी प्लेन एक्स और वाई प्लेन से सिमेट्री में नहीं जा सकता, ठीक है। मान लो अगर मैं हाथ में बीच में ऐसे दीवार बना दूं तो उस दीवार के इस साइड और उस साइड वाला सेम दिखेगा क्या, कभी नहीं ना, ठीक है। और ये प्लेन भी बनाऊं तो द फ्लोर वाला, तो इससे ऊपर और इससे नीचे भी सिमेट्री में नहीं दिखेगा। तो ना तो ये इधर से सिमेट्री है ना इधर से सिमेट्री है। समझ में आया ना, कि अगर ये प्लेन बनाऊं तो इस साइड 2 उंगली और उस साइड 2 उंगली अंगूठा, ऐसे करूं तो सारी उंगलियां ऊपर और हाथ वाला पार्ट नीचे, रिस्ट वाला। तो दोनों साइड से ना तो वो एक्स प्लेन से जा रहा है ना वाई प्लेन से, कोई भी प्लेन से सिमेट्री में नहीं जा रहा है। तो इस मॉलिक्यूल को क्या बोलूंगा मैं, असिमेट्रिकल। समझ में आया, ठीक है। ये सर्कल, इसको मैं एक्स प्लेन, वाई प्लेन, कोई भी प्लेन से अगर चेक करूं बीच में दीवार बना के, तो इसका राइट लेफ्ट ऐसे चेक करूं तो भी राइट लेफ्ट, समझ गए, सेम दिखेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल, ठीक है। अब तुम्हारे पास एग्जांपल ये आएंगे अपने इस चैप्टर में, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या देखना है, कोई भी एक प्लेन उठाना है, ठीक है। मैंने ये सेंटर वाला प्लेन उठा लिया। अब इसमें एक चीज याद रखना कि जो भी प्लेन से अपन चेक कर रहे हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इधर सुन लो। जो भी प्लेन से अपन चेक कर रहे हैं उस प्लेन पे अलग एटम आएंगे चलेगा, उसके राइट और लेफ्ट में सेम आने चाहिए बस। क्या बोला, समझ गए। जिस प्लेन से चेक कर रहा हूं, मैंने बोला मैंने बीच में ऐसी दीवार खड़ी कर दी, अब इस दीवार पे भले अलग अलग एटम्स आ रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे, बस दीवार के राइट और दीवार के लेफ्ट में सेम आने चाहिए। तो ये मॉलिक्यूल मैं बोलूं सिमेट्रिकल है कि नहीं है, क्योंकि मैंने अगर ये वाली दीवार खड़ी की तो दीवार पे भले ही क्लोरीन और ब्रोमीन अलग अलग आ रहे हैं, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, दीवार के राइट और दीवार के लेफ्ट में सेम आने चाहिए।
प्लेन ऑफ सिमेट्री में बहुत ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है, कि इस पे भले ही सेम होगा ये अपने ये, लेकिन इसके राइट और इसके लेफ्ट में सेम सेम आ रहा है ना, ये आने चाहिए। इस पे डिफरेंट होगा चलेगा, ठीक है, लेकिन राइट और लेफ्ट में सेम आना चाहिए। हाँ, या फिर ऐसा मान लो दीवार खड़ी कर दी अपन ने, बस प्लेन, हाँ एक प्लेन बना दिया है, दीवार वाले एटम्स को कंसीडर नहीं करेंगे, उसके राइट और उसके लेफ्ट में सेम एटम जाने चाहिए, समझ गए, उसके लेफ्ट और उसके राइट में सेम एटम जाने चाहिए। मान लो अगर यहाँ पे मैंने लगा लिया होता, चलो ये वाला केस है, ठीक है, अगर इन रियल में ऐसे देखेंगे तो सारे गोल ही होंगे, ठीक है, तो सिमेट्री में ही चले जाएगा वो, फिर तो गोल के हिसाब से नहीं देख रहे अपन, एटम के हिसाब से देख रहे हैं। समझ गया ना क्या बोल रहा हूँ मैं, जो तुम बोल रहे हो वो भी समझ गया मैं, लेकिन वो फिर यहाँ ये आ जाएगा। चलो तुम लोग ऐसे देखो, सुनो, मैं वही बोल रहा हूँ कि एटम अलग, एटम ही देखने अपने को, ठीक है, एटम चेक कर लेना बस। चलो बेटा बाकी सारे इधर जो लोग पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है, जिस प्लेन से चेक कर रहे हैं उस प्लेन पे अलग आएंगे चलेगा, उसके राइट और लेफ्ट में सेम आने चाहिए, तो वो सिमेट्री है, ठीक है। जैसे ये प्लेन मैंने अगर ये लिया है तो इसके राइट और लेफ्ट में सेम आ रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है, तो ये वाला कैसा हो जाएगा? एसिमेट्री। तो इस पे डिफरेंट आया चलेगा, लेकिन इधर और इधर ये डिफरेंट हो गए ना, तो ये क्या हो गया? असिमेट्री। ये क्या हो गया? सिमेट्री, ये वाला है ना, समझ गए इतना? अब ये दो एग्जांपल हैं, देखो अगर मैं इस प्लेन से चेक करूं तो CO, अच्छा ये मत करना है कि COH का C उस दीवार में रह गया और OH इधर दिख रहा है, नहीं नहीं, सेंटर में जो भी पूरा आ रहा है वो दीवार में पैक हो गया है, तो COH, ये C और ये COH दीवार में पैक हो गए, उसके राइट और लेफ्ट में देखोगे तो अलग जा रहा है, सीधी दीवार में अलग जा रहा है, लेकिन ऐसे भी तो चेक कर सकते हो ना, सारे प्लेन से चेक कर लेना, कोई एक भी प्लेन से सिमेट्री आ रही तो सिमेट्रिकल है, ठीक है। इससे तो नहीं दिख रहा, उधर अलग, लेकिन इस प्लेन से अगर चेक करूं यहाँ बीच में दीवार बना के, तो इधर और इधर के एटम सेम जा रहे हैं, तो इस प्लेन के हिसाब से क्या है ये सिमेट्रिकल। समझ में आया? एक्स वाई दोनों प्लेन से चेक करोगे, ये वाला अब इस प्लेन से चेक करूं तो भी अलग जा रहे हैं, एटम भले ही सेम है, लेकिन इसके जब सामने ये नहीं आ रहा ना, सिमेट्री मतलब क्या होता है, फिर ये वाली बात हो गई कि इसमें ऐसे अंगूठा इसमें ऐसे है, वो समझ गए। यहाँ पे जैसे मान लो अगर बीच में यहाँ पे दीवार खड़ी की, तो हाइड्रोजन के सामने तो OH आया ना, और इसके सामने ये आया, ये मत सोचना कि इधर भी HOH है इधर HOH है तो सेम सेम चीजें हैं, जस्ट कॉपी होना चाहिए, समझ गए। सिमेट्री मतलब क्या है? जस्ट कॉपी, एग्जैक्ट, जो इधर है वैसा के वैसा उधर है। तो इस वाली दीवार से तो नहीं आ रहा है, इस वाली दीवार से चेक करूं, इधर से आ रहा है क्या? नहीं, COH मैच हो रहा है, ये मैच नहीं हो रहा, तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या हो गया? असिमेट्री। समझ गए? तो ना इधर से ना इधर से, तो ये असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब जो ये एक चीज लिखी है सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल, जो चीजें सिमेट्रिकल होगी उनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज होगी। इसको ऐसे समझो, मिरर इमेज मतलब एक मिरर लगाना उस मॉलिक्यूल के साइड में, और मिरर में कैसी इमेज दिखती समझ में आता है ना, जस्ट कंटिन्यू होके ऐसे कैसे उधर। अगर मैं वो मिरर की इमेज को उठा के इसके ऊपर रखूं, इधर सुनो, ये है, यहाँ पे अगर मैं मिरर लगा दूं तो मिरर में पहले अंगूठा दिखेगा, फिर बाकी उंगलियां। मान लो अगर ये ऐसा है, यहाँ मिरर लगा दिया, तो मिरर में जस्ट ये हाथ ऐसा दिखेगा ना, तो मैं बोल रहा हूँ मिरर की जो इमेज है उसको उठा के ओरिजिनल वाले के ऊपर रखना। अगर एग्जैक्ट पेस्ट होती है तो वो क्या हो गया? सिमेट्रिकल। एग्जैक्ट पेस्ट नहीं हो रही है तो वो असिमेट्रिकल। तो ये ऐसे देखने में, प्लेन से कट करूं तो भी समझ में आ गया था असिमेट्रिकल, प्लेन से नहीं समझ में आ रहा है ना, तो तुम क्या करोगे? मिरर रखोगे, मिरर की इमेज देखोगे, मिरर की इमेज को उठा के इसके ऊपर रख के देखना। समझ में आया? अगर मिरर की इमेज एग्जैक्ट ऐसी कैसी नहीं जा रही है तो ये क्या है? असिमेट्रिकल। समझ गए? ठीक है। ये सर्कल, ठीक है, ये सर्कल बेटा इधर सुनो,
मान लो इधर ये सर्कल है, ये मिरर है, तो मिरर की इधर भी सर्कल सर्कल ही दिखेगा। अब इस सर्कल को उठा के मैं इसके ऊपर रख सकता हूँ ना एग्जैक्ट। तो अगर ये सेम आ गया तो सुपर इम्पोज हो गया, सुपर इम्पोज हो गया तो क्या है, सिमेट्रिकल। तो चाहे सिमेट्रिकल एक्स और वाई प्लेन से देखो तो भी वही मिलेगा, और एक्स और वाई प्लेन से अगर देखते नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो उसकी मिरर इमेज बनाना, मिरर इमेज को उठा के एग्जैक्ट उसके ऊपर रख के देखना। एग्जैक्ट कॉपी आई तो सिमेट्रिकल, एग्जैक्ट कॉपी नहीं आई तो असिमेट्रिकल। जैसे ये है बेटा इधर सारे, इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, देखो ये वाला है ना, यहाँ पे इसके बेटा इधर बातें नहीं करो, इसकी मिरर इमेज ऐसी बनेगी ना, समझ में आया। अब मैं इसकी मिरर इमेज को उठा करके इसके ऊपर रखूंगा तो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट होगी ना, तो ये कैसा हो गया मॉलिक्यूल, सिमेट्रिकल, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ फ्लोरीन कर देता तो ये फ्लोरीन दिखता मिरर में, समझ में। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस मिरर इमेज को उठा के मैं इसके ऊपर रखूं तो सुपर इम्पोज नहीं हो रही ना, एग्जैक्ट मैच नहीं हो रही, तो वो क्या हो गया, असिमेट्रिकल। तो या तो सिमेट्री असिमेट्री को तुम एक्स वाई प्लेन से चेक करो, जैसे बताया अभी कट करके इधर और इधर। और एक्स वाई प्लेन अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से मॉलिक्यूल को छुपाना है कौन से प्लेन से, तो सबसे बेस्ट है मिरर इमेज बना के देख लो। मिरर इमेज कैसी, मिरर इमेज अगर एग्जैक्ट कॉपी हो गई तो सिमेट्री, मिरर इमेज कॉपी नहीं हुई तो असिमेट्री। समझ में आई ये चीज, ठीक है। तो वही लिखा है, सिमेट्री कौन होगा, मिरर इमेज सुपर इम्पोज जिसकी हो जाती है वो सिमेट्रिकल। असिमेट्रिक कौन होगा, मिरर इमेज जिनकी सुपर इम्पोज नहीं होती है वो असिमेट्रिकल। समझ में आया बेटा, इधर बातें नहीं, ठीक है। अब जो ये लिखा ना मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल, इसी चीज को बोलते हैं इनैंशियोमर्स। जैसे ये है, इसकी मिरर इमेज ये है, ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रही है, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, इनैंशियोमर। बस इनैंशियोमर चेक करने के पहले एक कंडीशन और आती है कि वो कायरल कार्बन होने चाहिए। अगर कायरल कार्बन नहीं है तो वो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बोल रहा हूं मैं, मान लो ये मैंने हाइड्रोजन कर दिया, ये मैंने हाइड्रोजन कर दिया और ये फ्लोरीन फ्लोरीन कर दिया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन और वो क्लोरीन कर दिया। ये समझ में आया बेटा क्या किया मैंने, ठीक है। अब देखो ये इसकी एग्जैक्ट मिरर इमेज है, मिरर इमेज को उठा के रखूंगा तो सुपर इम्पोज होगी क्या, नहीं हो रही है, तो ये कैसे हो गए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है, और असिमेट्रिकल। तो इनको मैं इनैंशियोमर नहीं बोल सकता। मैंने क्या बोला, जो मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं हो रही है उनको मैं बोल रहा हूं इनैंशियोमर, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऐसा केस तो बन रहा है कि सुपर इम्पोज नहीं हो रही है, तो इनको मैं इनैंशियोमर नहीं बोल सकता। इनैंशियोमर बोलने के पहले एक कंडीशन है कि वो कायरल कार्बन होना चाहिए, तभी इनैंशियोमर बोला जाएगा वो। यहाँ पे तो दो हाइड्रोजन सेम हो गए ना, समझ गए, हाँ। एक बार वापस सब देखो इनैंशियोमर बोलने के पहले, ये इधर लिखे हैं इसीलिए मैंने कहा ये कि इनैंशियोमर बोलने के पहले वो कायरल कार्बन होना चाहिए तभी इनैंशियोमर कहलाएगा। देखो इनैंशियोमर की डेफिनेशन बुक में क्या दी है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड इनैंशियोमर। समझ गए, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज तो ये भी है ना, लेकिन ये इनैंशियोमर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट, समझ गए। तो पहले क्या चेक करोगे, कायरलिटी, कायरल है कि नहीं है। अगर कायरल नहीं है तो वो हटा दो, वो किसी कैटेगरी में आएगी ही नहीं। ऑप्टिकली इनएक्टिव और एकदम हट गया। जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं उनमें फिर चेक की जाती है ये सारी चीजें जितनी भी आएगी, तो उसके लिए कायरलिटी इंपॉर्टेंट है। पहले वो मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए, तभी मैं ये सब चीजें बता पाऊंगा कि इनैंशियोमर ये आर एफ ये वो सब। अगर कायरल ही नहीं है तो ये सब चीजें फिर देखी नहीं जाएगी उसके लिए, समझ गए। तो ये दोनों आपस में इनैंशियोमर नहीं है। आ गया, ठीक है। और तो लिखो इसको, इधर सुन लो बेटा। अरे सेकंड बेंच क्या सो गए तुम लोग। अच्छा एक चीज इधर, सिमेट्री अनसिमेट्री समझ में आया, कायरल कार्बन समझ में आया, ठीक है। अब ये जो टॉपिक्स है ना ये सब अपने को अभी पढ़ने हैं हेडिंग बाय हेडिंग, एक एक करके अच्छे से, तभी फिर वहां पे, वरना ऐसे तो एक एक बोर्ड के सब टॉपिक हैं, वहां पढ़ेंगे, वहां अच्छे से समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। सारे एग्जांपल वहीं पे लिखेंगे।
बेटा इधर है ना। अब सबसे पहले जीरो से अपन स्टार्ट करते हैं, कायरल कार्बन वाली जीवो से। मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, तुम लोग बताना कौन से मॉलिक्यूल कायरल हैं कौन से नहीं है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर तुमको धीरे धीरे चीजें क्लियर होगी, एक से तो क्या ही समझ में आएगा, एग्जाम्पल लोगे तो क्लियर होगा, ठीक है। चलो अब छोटे छोटे टर्म्स से स्टार्ट करते हैं अपन पढ़ना, ठीक है। सिमेट्री असिमेट्री थोड़ा बहुत समझे, कायरल कार्बन क्या होता है थोड़ा बहुत समझे, ठीक है। अब एक एक पॉइंट लिखते जाएंगे जो मैंने लिखे थे और उनको समझते जाएंगे। सारे पॉइंट खत्म तो ऑप्टिकल खत्म। सबसे पहला कायरल सेंटर क्या होता है, वर्ड देखो क्या लिखा है मैंने, कायरल सेंटर लिखा है ना कि कायरल कार्बन, ठीक है। कायरल वर्ड का मतलब ये है कि चार डिफरेंट, कायरल वर्ड का मतलब क्या हो गया, चार डिफरेंट। सेंटर मतलब कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ चार अलग अलग ग्रुप लगे हैं, समझ गए, चार अलग अलग ग्रुप लगे होंगे तो वो कायरल है। अब जिस भी एटम पे लगे होंगे उसका कायरल हो गया, ठीक है। तो कायरल सेंटर मतलब कार्बन भी हो सकता है सेंटर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, यही अपनी बुक में केसेस हैं, मतलब अपने सिलेबस वाले, ठीक है। अब कायरल मतलब क्या होता है, चारों ग्रुप डिफरेंट, चारों ग्रुप डिफरेंट मतलब चार सिग्मा मतलब sp3, समझ में आया। तो कायरल का मतलब है चार डिफरेंट ग्रुप, याद रखना, ठीक है। ये लिखा है 4 डिफरेंट ग्रुप मतलब है कायरल, और चारों ग्रुप डिफरेंट मतलब sp3, क्लियर है, ठीक है। अब पहला से स्टार्ट करते हैं, कायरल कार्बन कौन होता है। सबसे बेसिक एकदम जीरो, जो कायरल कार्बन होगा वहां में स्टार मार्क लगा रहा हूं, ठीक है, समझ गए। ये कार्बन है क्या, R1 R2 R3 R4, चारों ग्रुप अलग अलग लगे, तो हाँ ये कायरल है। इसमें R1 R2 R3, चौथा नहीं लगा है, लेकिन वहां एक लोन पेयर दिया है ना क्वेश्चन में, ये नेगेटिव चार्ज, तो वहां कोई दूसरा ग्रुप तो आके लग ही सकता है, या फिर इसी को मैं एक दूसरा ग्रुप मान लूं ऐसा कि ये, समझ गए। तो ये भी क्या है, कायरल है, समझ गए। और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी sp3 है, यहाँ भी sp3 है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो ये भी sp3 हो गया और ये भी sp3 हो गया, ठीक है। ये भी sp3 और ये भी क्या है, ये वाला बेटा इधर एक पॉइंट, चलो हाँ, ये कायरल है कि नहीं कार्बन, है ना। ऐसा दिख रहा है कि R1 R2 और ये पूरा ग्रुप और एक लोन पेयर, तो दिख क्या रहा है, होना चाहिए, है ना, लेकिन नहीं है। अब क्यों नहीं है, देखो चौथा ग्रुप में किसको ले रहा हूँ, लोन पेयर को ले रहा हूँ ना, लेकिन ये लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, समझ। तो रेजोनेंस में पार्ट लेगा तो बना क्या लेगा इसको, ये ऐसा दिखेगा ना, फिर ये यहाँ पे देखो, ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस, ये प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा CH, सही है, नहीं है, अच्छा इसको माइनस आएगा, CH और वो माइनस, हाँ ये माइनस उधर देखो, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा कि यहाँ पे बीच में बॉन्ड बने, रेजोनेंस में यही होता है ना, तो ये बॉन्ड उस साइड टूटेगा तो उस पे माइनस, इस पे प्लस, ये माइनस प्लस बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, और इस पे माइनस रह जाएगा, तो कुल मिला के ये होता है कि ये माइनस 5 शिफ्ट हो गया ऐसा इनडायरेक्टली, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब ये कार्बन है क्या, नहीं ना, ये तो sp2 हो गया, तो वो यहाँ पे भी रेजोनेंस में जा रहा है, भले दिख नहीं रहा है, क्योंकि रेजोनेंस तो हमेशा चलता रहता है, तो भले ऐसा बना है, लेकिन ये यहाँ पे है नहीं, दिख रहा है, तो ये वाला क्या हो गया, नहीं है ना, नॉट कायरल, याद रखना है, ठीक है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या दिख रहा है यहाँ पे, sp2, तो sp2 वाला थोड़ी ना होता है, समझ गए। या फिर एक पॉइंट अगर तुमको स्ट्रक्चर नहीं बनाना है ना, तो इतना याद रखना कि जो भी लोन पेयर या जो भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में चला जाता है उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में चले जाएगा, तो यहाँ पे तो है ही नहीं ना वो हमेशा, तो हमेशा यहाँ नहीं है, तो मैं उसको हाइब्रिडाइजेशन में क्यों काउंट करूँगा, हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ ये 3 डंडे ही काउंट करूँगा फिर मैं, समझ गए। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट लिखोगे तुम, क्या लिखोगे, लोन पेयर इफ गोज टू रेजोनेंस देन डोंट काउंट इट इन हाइब्रिडाइजेशन, समझ गए। ये पॉइंट लिख लेना, मार्जिन के ऊपर लिखो या कहीं भी लिखो,
लोन पेयर अगर रेजोनेंस में चले गया तो वो यहाँ पे है ही नहीं कभी, तो उसको इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन में मैं नहीं गिनूंगा। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2, और अपने लिए कायरल के लिए sp3 होना चाहिए, तो ये कायरल नहीं है, समझ गए, नॉट कायरल। ये क्या हो जाएगा, नॉट कायरल। क्लियर है। चौथा वाला होगा क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन होगा, ये वाला अपना होगा, समझ गए इतना। अभी मैंने और कुछ एग्जांपल लिखे हैं, इसमें अपन को पता करना है कितने कायरल कार्बन है, तो जहां जहां कायरल कार्बन होगा मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, ठीक है। देखो कोने वाले तो कभी नहीं होंगे क्योंकि वहां हाइड्रोजन लगे, 3 हाइड्रोजन होगा, इस पे 3 हाइड्रोजन होगा, तो बचे हुए ये 2, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होंगे ना, तो सिर्फ ये वाला बचा है मेरे पास, एक OH, एक ये पूरा बड़ा ग्रुप, और चौथा क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन। तो इसमें एक यही वाला है जो कायरल कार्बन है, समझ गए। ये वाला नहीं है, क्यों समझ गए, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन। इस वाले में चेक करता हूँ, आखिरी के दोनों तो नहीं होंगे। अब बच्चे सिर्फ ये 2 ग्रुप, इस पे एक क्लोरीन है, एक ये पूरा बड़ा ग्रुप और एक हाइड्रोजन। समझ में आता है ना, बड़ा ग्रुप कैसे बोल रहा हूँ मैं, ये पूरा ये ब्रांच इसी का तो हो गया, क्लियर। और एक चौथा हाइड्रोजन। इस वाले के लिए देखूंगा तो एक मिथाइल, एक ब्रोमीन, एक ये पूरा बड़ा ग्रुप और एक चौथा हाइड्रोजन, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2। समझ में आया सभी को है, ठीक है। ये वाला चेक करें सभी, इसमें बताओ मुझे, है ना। देखो बेटा मतलब ठीक है, कार्बन नहीं है, बट दूसरा क्वेश्चन है तो कर लो, कोई बात नहीं। कायरल सेंटर होना चाहिए, तो कोई कायरल सेंटर है क्या देखना, ठीक है। देखो ये कार्बन, ये तो नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नाइट्रोजन है कि नहीं है। एक क्या लगा है, D, एक लगा है मिथाइल, एक लगा है इथाइल, एक लगा है हाइड्रोजन, तो ये होगा ना, तो ये है। समझ में आया ना कैसे देख रहे हैं। और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 आ रहा है, क्लियर है। ये वाला चेक करें, ये पार्ट तो नहीं होगा, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। ये 2 भी नहीं होंगे, पता है ना क्यों, क्योंकि ये sp2 हो गया, ये दोनों तो sp2 हो गए ना, तो ये दोनों नहीं है, और यहाँ तो 2 हाइड्रोजन, तो अब बचे सिर्फ ये 2। इस पे एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, और इधर से कोई दूसरा ग्रुप है और इधर से कोई दूसरा ग्रुप है, चल के आ रहे हैं, तो ये भी है। इससे चेक करूंगा, इधर से चल रहा हूं तो कोई दूसरा ग्रुप आ रहा है, इधर से चल रहा हूं तो दूसरा ग्रुप, एक ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन, ये वाला भी है। समझ में आया ना सभी को। ये वाला डबल बॉन्ड नहीं होता तो नहीं होता है ना, नहीं तो भी हाइड्रोजन हो जाता है वहाँ पे। अगर वहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता तो फिर ये दोनों कायरल होते तब नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन हो जाता ना, नहीं ऊपर नीचे वाले है जो कायरल वो बाद में ये मिटा दूंगा ऐसा। तो भी ये दोनों बोल रहा हूँ, नहीं ये नहीं होता फिर, क्योंकि इधर से ये सेम आ जाता और इधर से भी सेम आता, तो नहीं होता है ना, 2 हाइड्रोजन है। देखो 2 ग्रुप सेम हो जाते हैं ना, अब वो लिख लो कहीं, तो ये है, ये पहले जैसे जो हम पढ़ के आए ना जैसे हाँ ये ब्रोमीन है, ठीक है। तो अब ये दोनों होते हैं क्या, देखो ये चारों तो नहीं होते, फिर इधर बातें नहीं करो, ये चारों तो नहीं होते। इसको देखता हूँ, एक क्लोरीन लगा है, एक हाइड्रोजन, फिर अगला ग्रुप इधर से भी वही सेम रास्ता आ रहा है, इधर से चल रहा तो भी सेम रास्ता आ रहा है, तो बाकी के 2 ग्रुप तो सेम हो गए ना। तो एक कार्बन पे चारों ग्रुप जब डिफरेंट होते हैं तभी कायरल बोलते हैं। यहाँ तो ये दोनों सेम हो गए, ये अगर मान लो ए रास्ता ग्रुप, ये बी, तो ये ए इज इक्वल टू बी हो गया ना, तो सेम हो गया, तो ये नहीं है। और ये वाला भी इधर से एक ब्रोमीन या हाइड्रोजन, इधर से सेम जगह पे क्लोरीन, सेम जगह, तो ये वाला भी नहीं, समझ गए। तो ये मॉलिक्यूल नहीं है ना, लिख लेना इसको, लेकिन ये वाला है, क्योंकि इधर से चलने पे प्लेन वाला रास्ता आ रहा है, इधर से डबल बॉन्ड वाला रास्ता आ रहा है, तो अलग अलग मॉलिक्यूल। समझ में आया सभी को, ठीक है। ये वाला चेक करें, ये तो नहीं होगा, 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब 3 पार्ट बचते हैं मेरे पास, ये और ये वाला चेक करें। इस पे एक हाइड्रोजन होगा, एक इथाइल, एक हाइड्रोजन, इधर से चलूंगा तो सेकंड पे OH, और फिर ये इधर से चलूंगा तो अलग ग्रुप, तो ये तो है, समझ गए। ये वाला नहीं होगा, इस पे चेक करते हैं। इस पे एक OH है, एक हाइड्रोजन होगा,
इधर से चलूंगा तो 2 पे इथाइल, इधर से 1 पे क्लोरीन, तो अलग अलग रास्ते है ना। तो ये वाला भी है, यहाँ से देखता हूँ, इधर से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, समझ में आता ना। इधर से चलूंगा तो पहले पे होगा, इधर से पहले पे कुछ नहीं है, तो दोनों रास्ते अलग है, तो ये वाला भी होगा, समझ गए। तो इसमें 3 कैरल सेंटर है, ये 3 कैरल कार्बन है, क्लियर है। ये 10वां, अब इतना तो समझ गया ना कायरल क्या होता है। हाँ, ये नहीं है, ये नहीं है, ये हो सकता है क्योंकि इधर से चलने पे अलग, इधर से चलने पे अलग, तो ये वाला होगा। ये हो सकता है नहीं, क्योंकि ये sp2 है, डबल बॉन्ड वाला है ना। ये हो सकता है क्या, sp2 है, नहीं। ये वाला एक हाइड्रोजन एक OH, इधर से अलग इधर से अलग, तो ये होगा, समझ गए। वो दो नहीं होंगे क्योंकि डबल बॉन्ड वाले हैं, और sp3 होगा, sp2 होगा। कोई डाउट किसी को इसमें, इतना क्लियर है, ठीक है। अब ये 11वां क्वेश्चन, एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन है, और ये डैश और वेज बना रखे हैं। डार्क वाले को क्या बोलते हैं, डैश, डॉट डॉट वाले को क्या बोलते हैं, सॉरी उसको डैश बोलते हैं, डैश डैश बनाइए, और इसको बोलते हैं वेज। ये वो वैसा है अपन, वेज इंग्लिश का वर्ड है, और वो होता है ना, कई मान लो सीढ़ियां हैं, चढ़ने के लिए वो लगा देते हैं ना पटरी या पट्टी, उसको वेज बोलते हैं। ये ऐसा मान लो मेरे को यहाँ कुछ स्टायर यहाँ से चलना है, तो ये फिजिक्स में भी तो ऐसा कुछ अगर ऐसा होता, मान लो ये सीढ़ियाँ होती, ठीक है, मेरे को गाड़ी यहाँ पे चढ़ा, तो एक वो लगा देना, पट्टे लगा देते हैं, तो इसको वेज बोलते हैं। तो ये जब ऐसे सॉलिड वाला है ना, ये सॉलिड, इसके ऊपर से चढ़ के आता है, इसको वेज। और डैश का तो मतलब ही होता है डैश, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि डैश किसको बोलते हैं, वेज किसको। ये इंग्लिश का वर्ड है डैश, वेज, और डैश तो डैश को बोला है, ठीक है। तो ये होगा क्या, हाँ होगा, चारों अलग ग्रुप है, कैसे भी लगे हो, फिर कहीं भी लगे हो, तो 4 ग्रुप अलग और sp3 है, ये भी है, समझ गए सभी, ठीक है। एक एग्जांपल और इसमें लिखेंगे अपन, चलो यहाँ लिखेंगे, ये इतना समझना है यहाँ पे। अब ये कायरल ऑक्सीजन, देखो कायरल सेंटर में कोई सा भी होगा, कायरल हो तो वो है, समझ गए। आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और कार्बन हो, कुछ भी हो, एक कार्बन है, एक R2 एक R3 है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो एक लोन पेयर ने तो बॉन्ड बना लिया, इसीलिए प्लस आ गया, दूसरा लोन पेयर तो बचा है ना अभी, तो हो गया ना अभी भी 4, समझ गया ना। ये और ये अभी भी sp3 है और कायरल है, क्लियर है। 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, ठीक है। ये वाला होगा क्या, क्योंकि दोनों लोन पेयर सेम हो गए ना, तो भले ही sp3 है, समझ गया ना, भले ही ये क्या है sp3 है, लेकिन नॉट कायरल, क्योंकि 2 लोन पेयर आ गए, सेम हो गए, समझ गया। तो दोनों कंडीशन जरूरी है, sp3 भी जरूरी है और चारों डिफरेंट भी जरूरी है। पता चला चारों डिफरेंट है लेकिन sp3 ही है, तो भी नहीं होगा, और sp3 आ रहा है लेकिन चारों डिफरेंट नहीं है, तो भी वो चीज नहीं, तो दोनों कंडीशन होनी चाहिए। अगला है कायरल नाइट्रोजन, ठीक है। चलो R1 R2 R3 3 अलग है और एक लोन पेयर है, तो ये होगा कायरल। 1 2 तीसरा है पूरा बड़ा ग्रुप अलग है और एक चौथा लोन पेयर होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि वो लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, समझ गया ना। तो ये लोन पेयर अगर इधर जा रहा है रेजोनेंस में, तो लोन पेयर यहाँ है ही नहीं ना, लोन पेयर यहाँ नहीं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। अब ये क्या है, नॉट कायरल नाइट्रोजन, ये सेंटर, समझ गए ना कैसे चेक किया। ये वाला फास्फोरस में 1 2 3 और चौथा लोन पेयर होगा, हाँ हो गई, ठीक है। ये बताओ ये होगा कि नहीं, 2 कंडीशन देख लो, 2 कंडीशन है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ये एक R1 है, एक R2 है, एक ऑक्सीजन और एक लोन पेयर, चारों अलग है, और हाइब्रिडाइजेशन भी देखूंगा तो 1 2 3 और 4, डबल को एक ही गिनते, ट्रिपल को भी एक गिनते हैं, तो किसी सिग्मा गिने जाते हैं। तो इसमें sp3 है और चारों डिफरेंट है, तो ये होगा। ये मत सोचना कि डबल बॉन्ड आ गया तो sp2, डबल बॉन्ड हमेशा sp2 थोड़ी ना होता है, ये तो sp3 है ना, ठीक है। ये वाला अब यहाँ 2 डबल बॉन्ड आ गए, तो फिर और कंफ्यूज मत होना, बस चारों ग्रुप अलग विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है क्या, है ना, 4 सिग्मा है,
तो ये sp3 आ रहा है और चारों ग्रुप अलग है क्या? नहीं नहीं है। तो भले ही sp3 आ रहा है, दो ग्रुप सेम होगा, इसीलिए ये नहीं होगा। तो ये नॉट, समझ गया? अब ये वाला, ये होगा क्या? एक कार्बन है, एक R2 है, एक ऑक्सीजन 16 है, एक ऑक्सीजन 18 है, मतलब ये आइसोटोप्स है। ये है ना, कार्बन 12, 14, ऑक्सीजन 16, 18, ये आइसोटोप होते हैं। तो अलग अलग एटम है ना आइसोटोप, जैसे हाइड्रोजन के होते हैं। मैं यहाँ प्रोटियम या ड्यूटेरियम लगा देता हूँ तो भी होता ना। तो वैसे ही ऑक्सीजन के अलग अलग आइसोटोप है तो वो होंगे, है ना। तो ये वाला होगा, ये ऑक्सीजन के क्या है? आइसोटोप। और आइसोटोप अलग अलग एटम होते हैं तो होगा। समझ में आया इतना? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये वाला होगा क्या? हाँ, नहीं होगा। चलो मैं इसमें चेक कर लेता हूँ कौन सा वाला। ये तो होना नहीं है sp2, ये भी नहीं होना है sp2। यहाँ दो हाइड्रोजन हो गए, दो हाइड्रोजन हो गए, तो ये दोनों भी नहीं होने। अब बचे सिर्फ ये और ये। समझ में आता है? एक ये नीचे वाला पार्ट और वो वाला पार्ट। तो ये होंगे कि नहीं? जोन पे रेजोनेंस में जाएगा क्या? जाएगा ना, जाएगा, जाएगा क्या? बना के देख लेते हैं। लेकिन वो बनेगा नहीं क्योंकि वो ब्लेड वाला है, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो नहीं जाएगा। तो लोन पेयर वैसे अगर मान लो जाता तो बॉन्ड ये बन जाता और यहाँ पे वो लोन पेयर आ जाता, नेगेटिव आ जाता। सुनना है? लेकिन यहाँ पे ऐसे चार डंडे बनना पॉसिबल ही नहीं है इसमें, तो इसमें रेफरेंस नहीं होगा। समझ आ रहा है? क्योंकि रेफरेंस के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो हाईली अनस्टेबल है, रिंग को तोड़ देगा। तो यहाँ पे रेफरेंस नहीं होगा, रेफरेंस नहीं होगा तो ये डंडा कभी भी उधर शिफ्ट हो ही नहीं पाएगा। भले ऐसा दिख रहा है कि रेफरेंस हो रहा है, रेफरेंस की कंडीशन क्या होता है? ऑल्टरनेट में होने चाहिए। तो कंडीशन तो है लेकिन यहाँ जो स्ट्रक्चर बनेगा वो अनस्टेबल होता है तो रेफरेंस नहीं होगा। समझ गया ना क्यों? ये स्ट्रक्चर कैसा बन रहा था? इधर इधर कहाँ रेफरेंस करने के लिए? रेजोनेंस करने के लिए डबल बॉन्ड भी तो होना चाहिए। ठीक है। तो मान लो अगर ये सब बनता ना और यहाँ नेगेटिव आ जाता और यहाँ पॉजिटिव हो जाता तो ये अनस्टेबल है, तो नो रेजोनेंस। समझ में आया? अब रेजोनेंस नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या? वो वहीं रहेगा ना, वहीं रहेगा। तो उसका हाइब्रिडेशन क्या जा रहा है? 1, 2, 3 और 4 sp3 अलग अलग ग्रुप है क्या? है ना। एक लोन पेयर है, ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है और ये ब्रिज हेडेड कार्बन अलग ही रहता है। तो चारों जब अलग अलग जा रहे हैं और sp3 भी है तो अपनी कंडीशन तो फिर सही बैठे है ना, तो होगा। ठीक है, याद रखना पैरेलल सेंटर है। समझ में आया सभी को? है नहीं है? आगे ये वाला भी होगा ना, नीचे वाला, क्योंकि इधर एक हाइड्रोजन लगा होगा, कुछ नहीं तो हाँ। एक इधर से अलग और ब्रिज हेडेड कार्बन वाला, तो ये वाला भी। समझ में आया इतना? अब एक और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसमें बताना है तुम लोगों को। ठीक है, इनमें बताना है कैरल कार्बन होगा नहीं होगा क्या है, क्योंकि अपने को क्वेश्चन ऐसे मिले नहीं है। अपने को जो वैरायटी मिलेगी सब लिख दी उसमें कैरल। देखो हाँ दो होंगे। अच्छा ये दोनों, एक OH, एक H, एक COH और एक ये पूरा बड़ा ग्रुप, समझते हो? इस पे एक H, एक OH, एक NH2 और एक ये पूरा बड़ा ग्रुप और sp3 भी है, तो एक ये और एक ये। ठीक है, तो अपने जो अब आगे क्वेश्चन करेंगे ना अपन पूरे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ऐसे आएंगे जिनमें दो एक साथ ऐसे होंगे, एक नॉर्मल इनके जैसे, हाँ ये ऐसे, समझ गए? एक ऐसे लिखेंगे अपने को कायरल वाले क्वेश्चन, एक ये वाले, और कभी कभी रिंग वाले दे देगा तो इस टाइप से। तो इतनी ही वैरायटी जहाँ तुमको कायरलिटी में कंफ्यूज करेगा, उसमें से अपने सिलेबस में सबसे ज्यादा ये आएंगे और उधर से वो क्लोरीन क्लोरीन वाला जो बताया चारों पे। अब सुनो, सब में कायरल था यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं है कि सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव है, ये चीज याद रखना है ना। मैंने क्या बोला था? अगर सिर्फ सिंगल वाला होता जिसमें एक ही कायरल आ रहा है तो वो ऑप्टिकली होगा पक्का,
लेकिन अगर 2 कायरल आ गए तो वो ऑप्टिकली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसको चेक करने के फिर अलग अलग तरीके हैं, RF कॉन्फ़िगरेशन ये वो फिर देखेंगे उसको। लेकिन अगर मतलब एक कायरल आ रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव श्योर कंफर्म, 2 आ रहे हैं तो हो भी सकता है ऑप्टिकली एक्टिव हो और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है कायरल कार्बन होने के बाद भी। तो इसका मतलब ये मत समझना कि सारे कायरल है तो सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव है, समझ गए? तो नीचे एक स्टेटमेंट लिख लेना, क्या लिखोगे? सारे कायरल वाले मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। हाँ, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जरूरी नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं हो, जरूरी नहीं, ठीक है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। होगा तो, लेकिन अगर एक कायरल आया तो श्योर हाँ, होगा। तो मैं लिख देता हूं 1 कायरल ऑप्टिकली एक्टिव, 2 कायरल में और मे नॉट बी, ठीक है, मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। समझ गया क्या लिखा है मैंने? सारे कायरल वाले मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जरूरी नहीं, 1 कायरल 100% ऑप्टिकली एक्टिव, 2 कायरल में और मे नॉट बी। समझ गए? कायरल वर्ड तो सीखे, चलो हाँ। इसके बाद इसके जैसे और भी कुछ टर्म्स हैं वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, चेक करके। सूडो कायरल क्या होता है, कायरल तो पढ़ लिया, सूडो कायरल जैसा भी है पढ़ा है। तो ऐसे 2-3 टर्म्स और है, ये पढ़ के और फिर अपन स्टार्ट करेंगे RF कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कायरल सेंटर समझ गए? कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल कार्बन क्या होता है, सारी वैरायटी जितने अपने इसमें आखिरी तक आएगी देख लिया अपन ने, ठीक है। कायरल गलती मत करना पहचानने में, ठीक है, जितने क्वेश्चन के बाद आएंगे। चलो, तो उसके जैसे 2 चीजें और अलग से कभी क्वेश्चन पूछता है, बस ये कहीं क्वेश्चन में ऐसे काम नहीं आएगा कि स्टीरियो सेंटर का काम पढ़ रहा है तुमको। अलग से अगर पूछ रहा है कि इसके स्टीरियो सेंटर कितने हैं तो फिर आएगा, वरना मतलब कायरल वाले का तो ऐसा है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी पता करने में पहले कायरल पता करोगे, फिर ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं वो वहाँ यूज आएगा। लेकिन ये अलग से ऐसे यूज नहीं आएगा, या तो इसका क्वेश्चन आएगा ये यूज नहीं होगा, समझ गए? तो एक ये वाला पोर्शन बचा, स्टीरियो सेंटर क्या होता है और एक सूडो कायरल क्या होता है। बेटा बात नहीं, कायरल तो पढ़ लिया, अब सूडो कायरल भी पढ़ लेंगे, ठीक है। और वैसे एक और होता है स्टीरियो सेंटर, ठीक है। देखो, जब मैंने तुम लोगों को अभी पढ़ाया था स्टीरियो सेंटर, तो उस दिन अपन ने स्टीरियो सेंटर और स्टीरियो कार्बन एक ही लिखा था कि जहां जहां से GI शो हो रहा था वो स्टीरियो सेंटर या कार्बन एक ही मान लिया। लेकिन अगर स्पेसिफाई तुमको करना हो ना, तो जैसे बेटा बातें नहीं, डबल बॉन्ड क्या शो करता है, GI शो करता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड स्टीरियो, देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 पार्ट आता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल। तो डबल बॉन्ड अगर ये शो कर रहा है क्या GI, तो डबल बॉन्ड एक स्टीरियो सेंटर हो गया। ये क्या हो गया, स्टीरियो सेंटर, क्योंकि यहाँ से क्या शो हो रहा है GI, स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो हो रहा है तो यहाँ से GI शो हो रहा है, तो इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, स्टीरियो सेंटर। लेकिन इसमें 2 ऐसे कार्बन है ना जहाँ से शो हो रहा है, एक यहाँ पे 2 अलग लगे रहते हैं ग्रुप, यहाँ 2 अलग, तो 2 ऐसे कार्बन है। तो कार्बन की बात अगर पूछूं कितने, तो 2 स्टीरियो कार्बन है। सेंटर मतलब पूरा एक वो एरिया हो गया, उस एरिया में कितने ऐसे कार्बन है जो शो कर रहे हैं, 2, ठीक है। तो एक GI जब शो होगा तो वहां कितने स्टीरियो सेंटर है, मतलब पॉइंट है, कार्बन है, सॉरी सेंटर पूरा हो गया, पॉइंट कितने हैं, 2, तो 2 ये। और इसके अलावा जहां भी वो होगा तुम्हारा क्या अभी जो बढ़ गया कायरल वाला पार्ट, एक उसको ऐड करोगे, ठीक है, तब जाके तुम्हारा फाइनली स्टीरियो सेंटर आएगा। पूरा एक एग्जांपल दिया है, उस एग्जांपल में पूछे कि स्टीरियो सेंटर्स कितने हैं, तो ये देखना जहां से GI शो हो रहा हो उसको एक GI जहां से शो हो रहा हो उसको 2 गिनोगे, ठीक है, प्लस कितने कायरल कार्बन है वो उतने कायरल कार्बन जोड़ दोगे, समझ गए? तो वही लिखा है कि कायरल सेंटर या कायरल कार्बन जोड़ोगे कितने, जितनी भी जगह से कायरलिटी आती है, और एक GI मतलब एक GI पे 2 ऐसे कार्बन होते हैं, तो एक GI शो हो रहा होगा तो वहाँ 2 सेंटर काउंट करोगे, तो जितने GI उसका डबल सेंटर और कायरल सेंटर जोड़ोगे,
नहीं आया फोन में सर कंटिन्यू क्वेश्चन से होंगे डबल बॉन्ड के तो उसको दो ही जोड़ोगे क्योंकि दो GI शो करेगा ना सिस्टम। चलो ये जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मुझे दिखता है ना कि यहाँ से GI शो करता है ये, हाँ ठीक है। ये कायरल कार्बन है क्या? नहीं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता कायरल, मतलब कार्बन वाला पार्ट, ठीक है। ये होगा तो ये मेरा एक कायरल कार्बन है और ये स्टीरियो वाला पार्ट, तो इसमें दो ऐसे कार्बन है ना, हाँ तो टोटल कितने होगा स्टीरियो सेंटर? 3 एक GI प्लस एक ये, तो एक GI में दो जोड़ता हूँ तो 2+1 लिखूंगा ना, समझ गए? तो 3 स्टीरियो सेंटर है, एक ये वाला एक ये वाला। ये स्टार इसीलिए नहीं किया कि कायरल है, कायरल नहीं है वो, स्टीरियो है जहाँ से GI शो हो रहा है, समझ गए? तो ये GI वाला पार्ट है लेकिन वहाँ 2 कार्बन और 1 कार्बन को, तो टोटल GI प्लस ऑप्टिकल वाला दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? स्टीरियो, ठीक है। क्योंकि हेडिंग में अपना लिखते हैं ना, आइसोमर में 2 लिखते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्टीरियो में फिर 2 लिखते हैं ना, GI प्लस ऑप्टिकल, और ऑप्टिकल वाले में कायरल कार्बन वाला पार्ट आता है। तो वो बोल रहा है कि स्टीरियो कितने हैं, तो स्टीरियो के लिए तुमको GI प्लस ऑप्टिकल दोनों को जोड़ के बताना पड़ेगा ना। तो जहां से GI उसको 2 मानोगे और जहां से कायरल उसको तो 1 ही मान रहे हैं, तो ये तीनों को मिला के क्या होगा? स्टीरियो के पार्ट। तो अगर क्वेश्चन आता है कि स्टीरियो सेंटर कितने हैं, तो उसमें GI प्लस ऑप्टिकल दोनों को जोड़ के बता देना। तो इसमें स्टार क्यों बनाया आपने? वही बोल रहा हूँ कि वो स्टार कायरल का नहीं है बस, लेकिन स्टीरियो 2 अलग अलग कार्बन है तो ध्यान रखना उसको। अब वो स्टार सर आप उसको वो बना दीजिए कुछ ये ऐसे 2 वाले बना दो। डॉट बना दो उससे बेटर। ये समझ गए, ठीक है। अब इसके कितना हुआ? 3 होगा ना, समझ गए? ऊपर वाले ये वाला क्वेश्चन, ये तो सारे डबल बॉन्ड वाला पार्ट आ जाएगा, तो ये तो आएगा नहीं उसमें, ठीक है। अब ये वाला भी शो नहीं करेगा, ये वाला शो करेगा ना, करेगा। ये कायरल है, ठीक है। ये तो नहीं होगा, इधर और कहीं कायरल हो नहीं सकता क्योंकि सारे ऑल्टरनेट सिंगल डबल, तो हर कार्बन sp2 होता है। वाला हो जाएगा ये। ये हो गया एक कार्बन, ये नहीं है कायरल, ये भी नहीं है। ये होगा क्या? ये वाला हो जाएगा ना? नहीं होगा, 2 तरफ से हो जाएगा। इधर उधर तो सही हो हो जाएगा, जाना। कायरल है वो। ये वाला नहीं होगा, ये है क्वेश्चन, ठीक है। नहीं होगा तो मैं पहले कायरल वाला देख लेता हूँ, फिर GI वाला पार्ट देख लूंगा, ठीक है। तो कायरल वाले में इधर तो कहीं कायरल होगा नहीं, ये वाला पहला कायरल, ये दोनों तो नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, ये वाला होगा ना। हाँ। एक हाइड्रोजन 2 बॉन्ड और 1 लोन पेयर होगा इस पे, ये रहा ना। नहीं बनाओ नहीं बनाओ होता ही है नाइट्रोजन पे, ठीक है। तो एक ये हो गया, ये वाला पार्ट होगा, एक इधर से कुछ अलग, एक इधर से कुछ अलग है, हाइड्रोजन और एक ये, तो ये वाला कायरल हो गया। ये होगा क्या? सल्फर होगा, तो एक ये वाला हो गया, ठीक है। और बस इतना ही है। अब GI वाला पार्ट देख ले, GI कहाँ से शो होगा? GI डबल बॉन्ड के अलोंग शो होता है, मुझे पता है। जितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं सबके अलोंग चेक कर लूंगा। इस पे होगा क्या? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है तो एक साइड सेम होगा, तो उससे GI नहीं आ रहा। यहाँ पे GI शो होगा क्या? देखो रिंग के अलोंग देखो तो रिंग में sp3 पे 2 अलग चीज होनी चाहिए, लेकिन ये तो पूरी रिंग ही sp2 की है ना, तो रिंग के अलोंग तो नहीं होगा। अब रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड है उसके अलोंग होने के लिए रिंग को मिनिमम 8 कार्बन का चाहिए मुझे, तो ये तो नहीं है। तो यहाँ GI वाला पार्ट तो एक भी नहीं आ रहा ना, नहीं यहाँ से GI आ रहा ना यहाँ से, तो सिर्फ कायरल वालों को ही मैं टोटल स्टीरियो सेंटर बोल सकता हूँ, समझ गए? तो 0+4 इसके स्टीरियो सेंटर कितने आएंगे? 0+4। क्लियर है सभी को? कैसा है? ठीक है। ये अगला क्वेश्चन इधर देखो बेटा, पहले कायरल वाला देख लूं फिर GI वाला पार्ट देख लूं। नो कायरल नो कायरल नो कायरल नो कायरल, समझ में आ रहा क्यों? ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डबल बॉन्ड के अलोंग होते ही। यहाँ पे होगा एक, यहाँ पे कायरल होगा, एक यहाँ पे हो सकता है, ये दोनों भी नहीं होगा, ये दोनों भी नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, तो 2 कायरल वाले हो गए। अब GI वाले चेक कर लो, इसके अलोंग GI होगा क्या? इफ डबल, क्योंकि रिंग कितने की 8 की होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ रिंग 8 की है। और रिंग का पूछूं तो रिंग के अलोंग भी तो GI होगा, रिंग के अलोंग, क्योंकि ये 2 ग्रुप अलग अलग लगे हैं sp3 पे, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो इससे GI भी हो रहा है और इससे
कायरल वाला पार्ट भी आ रहा है, समझ गए। इस बॉन्ड के अलॉन्ग जीआई भी आएगा, इस बॉन्ड के अलॉन्ग ये भी आएगा, और एक जो रिंग जीआई शो कर रही है वो यही है, और डबल बॉन्ड के अलॉन्ग भी जीआई होगा, तो एक जीआई डबल बॉन्ड के अलॉन्ग होगा, समझ गए। इसके अलॉन्ग होगा क्या? नहीं, क्योंकि दो हाइड्रोजन है। इसके अलॉन्ग एक ये, एक तो ये इसके अलॉन्ग हो गए, समझ में आया? हाँ हाँ हो गया बस। पढ़ दो इधर। सर ये बीच वाला जीआई कैसे कर रहा है? ये वाला देखो, रिंग से दो चीजें देखी जाती है। एक तो रिंग में sp3 जहां जहां है वहां से दो अलग अलग जगह अलग अलग ग्रुप लगे होने चाहिए। तो रिंग में ये दो तो कभी नहीं हो सकते। इनके अलावा दो पार्ट कौन से जहां से अलग ग्रुप लगे, एक ये और एक ये, और दोनों sp3 इससे ये पार्ट जुड़ा है, इससे ये पार्ट जुड़ा है। तो रिंग क्यों कर रही है? इन दोनों की वजह से, तो ये दो अलग अलग ग्रुप लगे हैं। और रिंग में डबल बॉन्ड क्यों कर रहा है? क्योंकि 8 कार्बन है, तो रिंग का डबल बॉन्ड अलग करता है और रिंग अलग खुद करती है, समझ में आया ना? डबल बॉन्ड विद द रिंग करने के लिए 8 कार्बन चाहिए। नॉर्मल रिंग को जीआई शो करने के लिए 8 कार्बन की कोई जरूरत नहीं है। तो नॉर्मल रिंग में sp3 ये सारे है ना, इनको तो जरूरत नहीं है। तो उसके अलावा ये वाला, एक ये, एक ये, क्लियर है? तो अब मुझे अगर गिनने हैं तो मैं एक जीआई को 2 गिन रहा हूँ, ठीक है? तो 2 तो इससे हो जाएंगे, 2 इससे हो जाएंगे, 2 इससे होंगे, और फिर 2 कायरल को अलग से नहीं गिनूंगा ना मैं, क्योंकि वो सेम ही तो बात है। मुझे तो पॉइंट्स चाहिए जहां से ये चीजें शो हो रही है, ठीक है? तो मैं इन दोनों को अलग अलग नहीं गिनूंगा कि 2 बार मैंने कायरल में अलग गिना और जीआई में फिर 2 अलग गिने, क्योंकि है तो वो 2 सेम चीजें है ना। तो इनको मैं या तो कायरल में गिन लूं या फिर जीआई वाला पार्ट में गिन लूं, रिपीट नहीं करूंगा। सर यहाँ रिंग से नहीं होगा, यहाँ पे हो तो रहा है, वो यही तो है, यही वाला तो रिंग से है। देखो मैं अगर ये नहीं बनाता, ये बोला, तो ये वाला पार्ट इस रिंग से तो आ रहा है, ये वाला पार्ट इस रिंग से आ रहा है। तो रिंग से sp3 से 2 अलग अलग ब्रांच अगर आती है तो वो शो करता है, तो वही लिखा है मैंने, समझ में आया? तो इसके स्टीरियो सेंटर कितना है बेटा? इधर बातें नहीं, 1 2 3 जीआई है। तो या तो मैं ऐसा बोलूं कि 3 जीआई प्लस उसको कुछ भी नहीं गिनूं, या फिर बोलूं 2 जीआई प्लस ये 2 स्टार। मैं बोल रहा हूँ कि इन 2 को मैं 2 बार नहीं गिनूंगा, रिपीट नहीं करूंगा। ऐसा हाँ, ऐसा नहीं बोलोगे कि जीआई के 2 अलग गिने और ऑप्टिकल वाले 2 अलग गिने, वो सेम ही चीज है, समझ गए? 2 इसके, 2 इसके और 2 इसके, बस। तो ये हो जाएगा 6। इसको अलग से ऐसे नहीं करोगे कि जीआई के 3 के 6 और 2 ऑप्टिकल के 8, वो मत करना, समझ गए? अगला इसमें चेक करें बेटा, इधर बातें नहीं। देखो ये डबल बॉन्ड करेगा शो, हाँ करेगा। ये डबल बॉन्ड करेगा क्या? ये डबल बॉन्ड विद द रिंग करने के लिए 8 चाहिए मुझे, तो ये डबल बॉन्ड तो नहीं कर रहा है, ठीक है? लेकिन ये रिंग शो करेगी क्या? हाँ, क्योंकि रिंग पे 2 अलग अलग जगह अलग अलग ग्रुप लगे हैं, मतलब ये एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, तो ये रिंग तो कर रही है ना इसके अलावा, समझ गए? और उसके अलावा कहीं और कायरल कार्बन है क्या? देखो एक तो ये वाला, वो वाला है, एक नीचे वाला है, एक ये वाला है, ठीक है? और ये 2 तो नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो ये 2 ही तो ऐसे हैं जो जीआई भी शो कर रहे हैं, हाँ। और वही ऐसे हैं जो कायरल भी है। तो उसको एक ही बार गिनूंगा मैं, या तो जीआई में गिन लूं या फिर कायरल में गिन लूं। ऐसा नहीं कि जीआई में सेम चीज को वापस गिन रहा हूँ और उसमें वापस गिन रहा हूँ, समझ गए? यही जीआई भी है और यही कायरल भी हो जाएगा रिंग के अराउंड अगर देखूंगा तो, ठीक है? तो इसके अगर मेरे को स्टीरियो सेंटर चाहिए कितने, तो 1 2 ये प्लस 2 इसके, कितने आएंगे? 4, ना कि 6। समझ गए? नहीं समझे? क्लियर है ना बेटा सभी को? अगर रिंग के अलावा जीआई शो हो रहा है और उसी रिंग में कायरल है तो वही सेम पॉइंट कायरल भी है, तो फिर एक ही बार गिनूंगा मैं उसको। ऐसा नहीं कि ये 2 को जीआई में अलग गिना फिर कायरल में अलग वापस रिपीट कर लिया। मुझे वो सेंटर चाहिए जहां जहां से स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो हो सकता है। अब वो ये नहीं बोल रहा है कि स्टीरियो में स्टीरियो होना चाहिए, अब वो जीआई का हो ऑप्टिकल का हो, बस वो कार्बन शो कर रहा है ना, तो उस कार्बन को गिनने में उसने ये नहीं बोला कि तुम अलग अलग गिनो, उसने बोला स्टीरियो गिनो, ऐसे कार्बन गिनो जो स्टीरियो शो करते हैं, समझ गए?
इतना क्लियर है वहां तक? अगर स्टीरियो सेंटर आएगा तो पता कर लोगे, जीआई प्लस ऑप्टिकल से देख लेना, लेकिन एक ही जगह से दोनों आ रहे हैं तो एक ही बार देखोगे। क्लियर? अब ये स्यूडो कायरल सेंटर, बेटा इधर बात है नहीं, स्यूडो कायरल सेंटर वाला पॉइंट आता है। कायरल मतलब क्या होता है? चारों ग्रुप अलग अलग, ठीक है। स्यूडो कायरल वाले में क्या होगा? दो ग्रुप तो अलग होंगे लेकिन दो ग्रुप सेम होंगे। अब सेम हो गए तो वो फिर कायरल नहीं रहे, लेकिन नाम में आ रहा है ना थोड़ा स्यूडो, तो स्यूडो का मतलब क्या है? जो देखो बेटा इधर देख लो, ये कार्बन है, इस पे दो ग्रुप तो अलग होंगे, बचे हुए जो दो ग्रुप हैं इधर वाले कोई से भी दो, ठीक है, वो सेम होंगे। बस कंडीशन ये है कि ये दोनों इंडिविजुअली कायरल होने चाहिए। बेटा बातें नहीं करो, दो ग्रुप अलग होंगे। कायरल के लिए क्या बोलते हैं? चारों ग्रुप अलग, ठीक है। स्यूडो कायरल के लिए क्या बोलते हैं? दो ग्रुप तो अलग होंगे, दो ग्रुप सेम होंगे, लेकिन ये दोनों इंडिविजुअली क्या होने चाहिए? कायरल। सेम होने चाहिए लेकिन इंडिविजुअली कायरल होने चाहिए। तो इस कार्बन को मैं बोल रहा हूँ स्यूडो कायरल। हाँ देखो क्वेश्चन से समझते हैं वैसे। ये मैंने क्या बोला? दो ग्रुप अलग, ठीक है, दो ग्रुप सेम, ये दोनों ग्रुप सेम दिख रहे हैं ना, तो सेम दिख रहे हैं तो मैं इस कार्बन को कायरल तो नहीं बोल सकता ना, कि बोलूंगा? नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो ये कार्बन कायरल तो नहीं है, कायरल तो नहीं है। अब जो नया टर्म आया स्यूडो कायरल, उसका मतलब क्या है? कि जो दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए और उसके अलावा जो दो सेम ग्रुप लगे वो सेम ग्रुप या तो जीआई शो करना चाहिए या फिर कायरल। अगर दोनों कायरल शो कर रहे हैं साइड वाले तो सेंटर वाला क्या हो जाएगा? स्यूडो कायरल। दोनों जीआई शो कर रहे हैं तो सेंटर वाला क्या हो जाएगा? स्यूडो कायरल। देखो हाँ, ये जीआई क्या बोलते हैं? कायरल है क्या? नहीं है, लेकिन जीआई शो करेगा क्या? ये जीआई शो करता है। ये वाला सेम कायरल है क्या? नहीं। जीआई शो करेगा क्या? तो मैं बोल रहा हूँ कि दो चीजें तो अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो दो सेम चीज लगी ना वो या तो कायरल शो करनी चाहिए या फिर जीआई शो करनी चाहिए। तो ये दोनों जीआई शो कर रही है ना, समझ में आया? इस डबल बॉन्ड के अलावा जीआई शो करेगी क्योंकि इस पे एक हाइड्रोजन होगा, एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन और एक ये पूरा बड़ा ग्रुप। इस पे एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल, एक ये पूरा बड़ा ग्रुप और एक हाइड्रोजन, तो दोनों जीआई शो कर रहे हैं ना। अगर साइड वाले दोनों जीआई शो कर रहे हैं तो सेंटर वाले को क्या बोलोगे? स्यूडो कायरल। दो स्टार बना देता हूँ, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? वो कायरल है नहीं लेकिन कायरल जैसा दिखेगा। यहाँ पे दोनों जीआई शो कर रहे हैं, समझ गए? अगला एग्जांपल देखते हैं, फॉर्म आ जाएगा। इधर देखो ये वाला, सारे इधर देखो बेटा, देखो इस वाले में चेक करते हैं। ये तो नहीं होगा, ठीक है। ये वाला होगा कायरल? ये कार्बन कायरल होगा क्या? होगा। एक कार्बन, एक OH, एक पूरा बड़ा ग्रुप, एक हाइड्रोजन होगा। ये होगा क्या? नहीं। एक H, एक OH, लेकिन इधर जो ग्रुप है और इधर जो ग्रुप है वो सेम हो गए ना, तो सेम ग्रुप हो गए तो फिर मेरे को स्यूडो कायरल याद आ जाना चाहिए दिमाग में, ठीक है। ये वाला होगा कायरल? हाँ, समझ गए? लेकिन सेंटर वाला हाइड्रोजन आयोडीन दो तो अलग हो गए, बचे हुए जो दो ग्रुप है ये सेम हो गए, तो कायरल तो नहीं है सेंटर वाला, लेकिन सेम ग्रुप है। और क्या वो सेम ग्रुप इंडिविजुअली जीआई या कायरल है क्या? हाँ, इंडिविजुअली दोनों कायरल है ना, तो सेंटर वाले को क्या बोलते हैं? स्यूडो कायरल। समझ गए? सेंटर वाले को क्या नाम देंगे? वो कायरल नहीं है, स्यूडो कायरल, लेकिन ये दोनों कायरल है। क्लियर है? ये एग्जांपल देखते हैं अगला। देखो ये कार्बन तो कुछ भी नहीं है, ये कायरल है? हाँ, ये कायरल होगा क्या? एक हाइड्रोजन, एक OH, एक इधर ये ग्रुप, एक इधर ये, कायरल तो नहीं है, लेकिन ये दोनों ग्रुप थोड़ा थोड़ा सेम ही है ना, थोड़े सेम ही दिख रहे हैं। और ये कायरल है? हाँ, और लास्ट वाला कुछ भी नहीं होगा। तो अगर ये दो तो कायरल, अब सेंटर वाले को मेरे को चेक करना है, तो सेंटर वाला कायरल तो नहीं है क्योंकि चारों ग्रुप अलग नहीं है, दो अलग है और दो सेम है। तो जो दो सेम है बाकी उनमें क्या इंडिविजुअली कायरलिटी या फिर जीआई शो हो रहा है क्या? हाँ, इंडिविजुअली हो रहा है, तो सेंटर वाला क्या हो जाएगा? स्यूडो कायरल। समझ गए जी? सर एक साइड जीआई शो हो रहा है और एक साइड तो भी होगा, इंडिविजुअली शो कर रहे हैं तो होगा वो।
अब एग्जांपल आएगा तो पता लगेगा वैसे तो होना चाहिए क्योंकि और लिखा है क्वेश्चन में या तो जीआई या सेटिंग में। चलो इधर ये वाला ये शो करेगा क्या कुछ नहीं, ये कायरल है, ये वाला कायरल है क्या, इधर कुछ अलग ग्रुप है और इधर कुछ अलग ग्रुप है और ऊपर हाइड्रोजन तो ये भी कायरल है, ये कायरल है क्या, एक ये और वो ग्रुप अलग, ये कायरल है क्या, तो सारे ही कायरल हैं, इसमें सूडो कायरल वाली चीज आ ही नहीं रही है क्योंकि सूडो कायरल के लिए राइट और लेफ्ट में बराबर ग्रुप होने चाहिए ना। मैं अगर इसको ये लूं तो ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, इसको ये लूं तो ये ग्रुप अलग, वो ग्रुप अलग, तो यहाँ चारों कैसे कायरल है ना। कॉल फॉर यहाँ सूडो कायरल वाली चीज आई ही नहीं, तो सूडो कायरल के लिए राइट और लेफ्ट में सेम ग्रुप आने चाहिए। बेटा बातें नहीं करो, क्या हो गया, क्या वो वाला जो है ना वो कैसे कर रहा है ये वो मैं ये पूछ रही थी कि वो रिंग डबल बॉन्ड है उसकी वजह से कर रहा है ना, डबल बॉन्ड की वजह से भी जीआई शो कर रहा है और रिंग की वजह से भी कर रहा है। चलो इधर ये वाला है ना, पहला कायरल है क्या, नहीं है, दूसरा है क्या, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन एक ये एक, तीसरा है क्या, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, इधर और उधर के ग्रुप सेम होगा ना इसके लिए, तो ये कायरल में तो नहीं आता। अब ये कायरल है क्या, लास्ट वाला है क्या, नहीं, लेकिन ये दोनों इंडिविजुअली कायरल है तो सेंटर वाला कैसा हो जाएगा, सीधो समझ गए, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है देखते हैं, ठीक है। ये वाला कायरल है क्या, पहला वाला नहीं, दूसरा है, तीसरा है क्या, हाँ, क्योंकि तीसरा यहाँ पे कायरल हो जाए क्योंकि ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, सेम नहीं है, ये ब्रोमीन वाला है क्लोरीन वाला है, ये है, तो यहाँ पे तीनों कैसे हो गए, तीनों कायरल, समझ गए। तो अगर तुमसे पूछता है कायरल कार्बन कौन सा है, सूडो कायरल कौन सा है, तो पता कर लोगे, बहुत क्वेश्चन होगा कायरल के वजह अच्छा है ना, मैं भी खुद के समझू पड़ गया। इसकी डेफिनेशन देख लो, सूडो कायरल की डेफिनेशन क्या है, sp3 कार्बन होना चाहिए बेटा, sp3 तो होना चाहिए लेकिन दो ग्रुप सेम और दो डिफरेंट, विथ टू डिफरेंट ग्रुप, अदर टू ग्रुप्स आर सेम बट एग्जिबिट या तो जीआई या फिर कायरल, या तो जीआई शो करने चाहिए या फिर कायरल शो करने चाहिए, है ना, या तो एग्जिबिट जीआई या फिर हैव कायरल, अदर टू, ठीक है। और बाकी दो तो अलग ही होने चाहिए, दो डिफरेंट और दो सेम होने चाहिए लेकिन एग्जिबिट जीआई या कायरल, समझ गए। इधर देखो बेटा, इतना पार्ट समझ में आया। अब कल स्टार्ट करेंगे अपन आर और एस सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएस में बहुत कंफ्यूजन होता है। एक बार आरएस चेक करना आ गया क्वेश्चन का तो तुम बता पाओगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। सिंगल कायरल वाले ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन एक से ज्यादा कायरल अगर आ गए तो फिर तुमको आरएस चेक करना पड़ेगा कि आर है ऐसे, आर है ऐसे से गूगल पड़ेंगे, उससे फिर पता लगेगा कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, ठीक है। तो चलो ये आज वाला लेक्चर तो अपन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, चल मिलते हैं ना।